गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम आशीष पांडे है। हम इस यूट्यूब चैनल के अंदर सीए इंटर फ्री एफएम का रेगुलर बैच कर रहे हैं, जो हमें 31 दिसंबर 2025 तक में ख़त्म करना है, जिसमें हमने हमारा चैप्टर नंबर 1 ईबीआईटी ईपीएस एमपीएस एनालिसिस कंप्लीट कर लिया था। सेकेंड चैप्टर की तरफ हम बढ़े थे, उसका नाम था लिवरेज। लिवरेज के अंदर हमारा 90% चैप्टर खत्म हो चुका है, ओनली 5 सम बाकी है। तो आज हम सबसे पहले पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज करेंगे। उसके बाद जो 5 सम हमारे बाकी है वो हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले लिवरेज का मीनिंग क्या होता है, तो हमने समझा था लिवरेज का मीनिंग होता है फिक्स कॉस्ट का यूज करके प्रॉफिट इंक्रीज करने का। तो ये फिक्स कॉस्ट का यूज हम कैसे करते हैं, तो उसके लिए हमने एक एग्जांपल लिया था। सेल 10 लाख रुपए है, वेरिएबल कॉस्ट हमारा 4.5 लाख रुपए है, कंट्रीब्यूशन हमारा होता है 5.5 लाख रुपए, फिक्स कॉस्ट हमारा 1.5 लाख रुपए है, और हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट या अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 4 लाख रुपए होता है। अब समझो लिवरेज का हम यहाँ पे इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। तो सेल में 10% इंक्रीज करूंगा, तो एक नॉर्मल थॉट, एक नॉर्मल पर्सन क्या बोलेगा, अगर सेल 10% से इंक्रीज होगा तो हमारा प्रॉफिट भी 10% से इंक्रीज होगा, राइट। बट हम एक बार करके देखते हैं। तो 10 लाख से हमने 10% इंक्रीज करके 11 लाख कर दिया था प्रॉफिट को। बाद में हमारा वेरिएबल कॉस्ट है 45% ऑफ सेल, तो वो हो गया 4,95,000। तो हमारा कंट्रीब्यूशन आया 6,05,000। अब आप समझो, जो हमारा फिक्स कॉस्ट का पोर्शन है 1.5 लाख रुपए, वो तो बढ़ने वाला नहीं है, वो तो एज इट इज रहेगा। तो वो रहेगा हमारा 1.5 लाख का 1.5 लाख, और हमारा प्रॉफिट हो जाएगा 4,55,000। और अब एक बार हम परसेंटेज की तरफ नजर डालेंगे, तो सेल हमारा हुआ इंक्रीज हुआ 10%, वेरिएबल कॉस्ट भी हमारा इंक्रीज हुआ 10%, कंट्रीब्यूशन भी हमारा इंक्रीज हो गया था 10%। फिक्स कॉस्ट हमारा अनचेंज रहा, मतलब कि उसके अंदर कोई भी प्रकार का चेंज नहीं आया, जिसकी वजह से क्या हुआ, हमारा जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट या अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट और टैक्स था, वो 30.75% इंक्रीज हो गया। इस यहाँ पे हमने लिवरेज का यूज किया, यूजिंग ऑफ लिवरेज, कि हमारा जो फिक्स कॉस्ट है वो ऑलवेज फिक्स कॉस्ट रहता है अनटिल और अनलेस कोई मेजर चेंज ना आए। अब हमारा फिक्स कॉस्ट रिमेन सेम रहता है, तो जो भी हमारा वेरिएबल एक्सपेंस है और सेल है, उसको हम 10% इंक्रीज करेंगे, तो हमारा प्रॉफिट इंक्रीज होगा 13.75% से। वाइस वर्सा, लिवरेज हमें एज देता है प्रॉफिट इंक्रीज करने के लिए। लिवरेज हमें एज क्या देता है, प्रॉफिट हमारा इंक्रीज होगा। बट लिवरेज से एक और नुकसान भी है। अगर लिवरेज का यूज हमने ढंग से नहीं किया और हमारा सेल डाउन हो गया था 10% से, तो हमारा लॉस भी इंक्रीज हो सकता है, मतलब कि हमारा रिस्क फैक्टर भी इंक्रीज हो सकता है। प्रॉफिट तो इंक्रीज होगा ही होगा, वाइस वर्सा रिस्क भी इंक्रीज होगा, ठीक है। ये कहना चाहता है, मतलब कि लिवरेज हमारा या तो प्रॉफिट इंक्रीज करेगा या तो हमारा बिजनेस के अंदर रिस्क इंक्रीज करेगा। अब रिस्क से बात करते हैं, तो रिस्क से दो रिस्क सामने आते हैं। एक होता है ऑपरेटिंग रिस्क, और एक होता है ऑपरेटिंग रिस्क, और दूसरा होता है फिनेंशियल रिस्क। अब उससे पहले हम बात करते हैं कॉस्ट की। तो कंपनी के अंदर टोटल दो प्रकार की कॉस्ट होती है। कोई भी आप कंपनी लोगे तो वहां दो प्रकार की कॉस्ट आती है, एक फिक्स कॉस्ट आ सकती है, दूसरी वेरिएबल कॉस्ट आ सकती है। अब इन दोनों से फर्क क्या पड़ता है, तो वेरिएबल कॉस्ट, जब हमारा सेल नहीं होगा तो हमारा वेरिएबल कॉस्ट जीरो रहेगा। ओके, रिकवरी डिपेंड ऑन सेल होगी, मतलब कि रिकवरी पूरा का पूरा सेल पे डिपेंड करेगी। हमने यहाँ पे समझा था कि अगर एक्टिविटी है तो हमारा वेरिएबल कॉस्ट भी लगेगा और वो पूरा का पूरा रिकवर भी होगा। अगर वेरिएबल एक्टिविटी नहीं है तो हमारा वेरिएबल कॉस्ट भी नहीं लगेगा और उसका रिकवरी का भी हमें कोई टेंशन नहीं रहेगा। यहाँ पे जो वर्ड आएगा वो होगा रिकवरी नहीं होगा, नहीं, टेंशन फ्री होगा हमारा। नो आउटपुट, नो एक्टिविटी, नो वेरिएबल कॉस्ट, नो रिकवरी टेंशन, राइट। इफ एक्टिविटी इज इन वेरिएबल कॉस्ट के अंदर अगर एक्टिविटी है, यस, वेरिएबल कॉस्ट भी इनकर होगा, यस, और वो पूरा का पूरा रिकवर भी होगा ही। डन। ऑन द अदर हैंड हम बात करते हैं फिक्स कॉस्ट की। तो हमने पहले ही बोला लिवरेज ऑलवेज यूज होता है फिक्स कॉस्ट के लिए, कि फिक्स कॉस्ट हमारा सेम रहता है। तो हम लिवरेज का यूज करके हम हमारा प्रॉफिट का पोर्शन यानी रिवॉर्ड का पोर्शन बढ़ा सकते हैं, या तो फिर रिस्क का पोर्शन बढ़ा सकते हैं। तो फिक्स कॉस्ट क्या बोलता है, अगर आपने कोई भी एक्टिविटी नहीं की, फिक्स कॉस्ट इनकर होगा और उसका रिकवरी पॉसिबल नहीं होगा। समझो कोई भी जीरो सेल है, सेल्स आपका जीरो है, और रेंट आपका 15,000 पर मंथ जा रहा है, पूरे साल का होगा 1,80,000। ओके, अगर आपने एक मंथ भी सेल नहीं किया तो क्या रेंट ओनर ऐसा बोलेगा आपको कि आप
आपने अपना सेल नहीं किया है तो रहने दो, इस मंथ आप रेंट मत देना, अगले मंथ देना, नहीं होगा। तो अगर कोई एक्टिविटी नहीं है तो अभी फिक्स कॉस्ट हमारा इनकर होगा, और उसका रिकवरी कब पॉसिबल है, जब हम सेल कर रहे होंगे। समटाइम आप सेल कर रहे होगे तो अभी रिकवरी पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं। आपने सेल किया 1.5 लाख रुपए का पूरे साल में, बट आपका फिक्स कॉस्ट है 1,80,000, तो अभी आपका 30,000 का रिकवरी नहीं हो पाया, 30,000 का रिकवरी नहीं हो पाया, 30,000 आपका लॉस में गया, ठीक है। तो फिक्स कॉस्ट क्या बोलता है कि अगर एक्टिविटी नहीं है तो अभी फिक्स कॉस्ट इनकर होगा, एक्टिविटी है तो अभी फिक्स कॉस्ट होगा। रिकवरी किसके ऊपर है, एक्टिविटी कितनी हो रही है उसके ऊपर हमारा रिकवरी बेस करता है। अब बात करते हैं कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट कितने टाइप की होती है, जैसे कॉस्ट दो टाइप के होते हैं, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट। वैसे ही फिक्स कॉस्ट के भी दो टाइप होते हैं। एक ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट, जिसे हम बिजनेस कॉस्ट भी बोल सकते हैं या ऑपरेशनल कॉस्ट भी बोल सकते हैं, और दूसरा फिनेंशियल फिक्स कॉस्ट जो फाइनेंस से रिलेटेड है। तो ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट, फिनेंशियल फिक्स कॉस्ट। ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट, बिजनेस अगर ऑपरेट हो रहा है उसकी वजह से आ रहा है, मतलब हमारा वेरिएबल कॉस्ट, अरे हमारा फिक्स कॉस्ट, जो हमारा फिक्स कॉस्ट है वो हमारा ऑपरेटिंग कॉस्ट में आएगा, जबकि हमारा इंटरेस्ट एंड पीडी ये दोनों हमारा फाइनेंस फिक्स कॉस्ट में आएगा। ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट से कौन सा रिस्क अराइज होगा, बिजनेस रिस्क अराइज होगा, जबकि बिजनेस रिस्क अराइज होगा, और जबकि हमारा जो फिनेंशियल फिक्स कॉस्ट है उससे हमारा फाइनेंस रिस्क अराइज होगा, ठीक है। और इन दोनों के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं कंबाइंड रिस्क। डन। हमने ऑपरेटिंग लिवरेज की बात इन डिटेल में की थी। ऑपरेटिंग लिवरेज में हमने क्या समझा था, ये रिलेशनशिप है बिटवीन सेल्स एंड ईबीआईटी का। अगर आप देखोगे तो हमने यहाँ पे सबसे लास्ट में एक रिलेशनशिप का फैक्टर बना दिया था, किसका रिलेशनशिप किसके साथ है। ऑपरेटिंग लिवरेज का रिलेशनशिप ईबीआईटी से सेल तक का और ईबीआईटी से कंट्रीब्यूशन तक का है, ठीक है। ये हमने समझा था। ओके। ये इंडिकेट करता है बिजनेस रिस्क एसोसिएट विथ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में कितना बिजनेस रिस्क है वो दिखाता है। हायर द ऑपरेटिंग लिवरेज हायर द ऑपरेटिंग रिस्क। जितना ऑपरेटिंग लिवरेज ज्यादा होगा उतना ही ऑपरेटिंग रिस्क ज्यादा होगा। सबसे पहले हमने उसका ये समझा था कि हमने ये फॉर्मूला कैसे बनाया, ठीक है। बाद में उसका सेकंड फॉर्मूला हमने डिराइव किया था। देन आफ्टर थर्ड एंड फोर्थ फॉर्मूला हमने बुक से समझा था, ओके। अगर आपको डेरिवेशन सीखना है तो आप मेरा फर्स्ट लेक्चर देख लो। डेरिवेशन समझना इतना भी जरूरी नहीं है, एग्जाम के अंदर डेरिवेशन आज तक पूछा गया नहीं है और ना ही कभी पूछेंगे, ठीक है। बात की थी हमने सेल से लेके ये पूरा पोर्शन जितना है, यहाँ ऑपरेटिंग लिवरेज हमारा रन करता है। ऑपरेटिंग लिवरेज के बारे में और कोई बात, ओके। ऑपरेटिंग लीवरेज के हम डायरेक्ट अब फॉर्मूला देख लेते हैं जिससे ये चीज खत्म हो जाएगी। तो ऑपरेटिंग लीवरेज के टोटल 4 फॉर्मूला है। पहला फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल। दूसरा फॉर्मूला हमारा है कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय ईबीआईटी। थर्ड फॉर्मूला है हमारा कंबाइंड लीवरेज डिवाइड बाय फिनेंशियल लीवरेज। और फोर्थ फॉर्मूला है 1 डिवाइड बाय एमओएस इन सेल्स प्रपोर्शन, ओके। ऑपरेटिंग लीवरेज, फिनेंशियल लीवरेज और कंबाइंड लीवरेज तीनों की बात मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। कैन नेवर बी बिटवीन 0 and 1। हमने हमारे यहाँ पे कुछ सम में देखा था 0 से 1 के बीच में है, बट वो आईसीआई के बहुत पुराने सम थे, या तो आईसीआई उन सम को कंटिन्यू आरटीपी और एमडी में एज इट इज कैरी फॉरवर्ड कर रहा है, तो वहां पे हम कुछ नहीं कर सकते। बट इन रियल लाइफ ऑपरेटिंग लीवरेज कैन नेवर बी बिटवीन 0 and 1। कभी भी वो 0 से 1 के बीच में नहीं होगा। हायर फिक्स कॉस्ट होगा, हायर रिस्क होगा, जीरो फिक्स कॉस्ट होगा, जीरो रिस्क होगा। डन। उसके बाद हमने एग्जांपल्स देखे थे एक दो। बाद में हमने फिनेंशियल लीवरेज की बात की थी। तो फिनेंशियल लीवरेज का रिलेशनशिप ईपीएस से ईबीआईटी तक का है, और वहां पे हमने समझा था जो फिनेंशियल लीवरेज है वो ईबीआईटी से ईपीएस तक का रिलेशनशिप हो सकता है। उसके बाद अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर तक का भी हो सकता है, ईएटी का भी हो सकता है और ईबीटी तक का भी हो सकता है, लेकिन कहां से, ईबीआईटी से। डन। उसके अंदर भी टोटल 3 फॉर्मूला थे। परसेंटेज चेंज इन ईपीएस डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। सेकंड फॉर्मूला हमारा था ईबीआईटी डिवाइड बाय ईबीटी माइनस बीडी 1 माइनस टी। और थर्ड फॉर्मूला था हमारा कंबाइंड लीवरेज डिवाइड बाय ऑपरेटिंग लीवरेज, ओके। उसके बाद कंबाइंड लीवरेज की बात की थी। कंबाइंड लीवरेज कुछ नहीं है, सबसे पहला फॉर्मूला हमारा होगा ऑपरेटिंग लीवरेज इनटू फिनेंशियल लीवरेज। सेकेंड फॉर्मूला हमारा होगा कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय ईबीटी माइनस पीडी 1 माइनस टी। और थर्ड फॉर्मूला हमारा होगा
परसेंटेज चेंज इन ईपीएस डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज ऑफ सेल। डेरिवेशन का पूरा हमने हमारे फर्स्ट एंड सेकंड लेक्चर में पूरा देख लिया था, ठीक है। और हमने एफएल और हमने ऑपरेटिंग लीवरेज की इन डिटेल में बात की थी फर्स्ट लेक्चर के अंदर। सेकंड लेक्चर में हमने एफएल और सीएल की बात इसलिए नहीं की थी इन डिटेल में, क्योंकि वो वैसा ही था जैसा ऑपरेटिंग लीवरेज था, और हमें सम भी स्टार्ट करने थे, प्रैक्टिकल सम। इसलिए उस टाइम पे हमने थोड़ी कम बात की थी। हमने अराउंड 1 आवर के अंदर हमने हमारा फिनेंशियल लीवरेज और कंबाइंड लीवरेज कंप्लीट किया था, और ऑपरेटिंग लीवरेज के पीछे 1.5 घंटा लगाया था। ऑपरेटिंग लीवरेज के पीछे 1.5 घंटा लगाने का एक ही मकसद था कि मुझे एफएल और कंबाइंड लीवरेज को भी पूरा उतने इन डेप्थ में 1.5 घंटा देके एक्सप्लेन करना ना पड़े। ओके, अब एक बार फिर से हम एक बार समरी देख लेते हैं, उसके बाद हमारे जो 5 सम बाकी है वो स्टार्ट करते हैं। तो पहला है परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज ऑफ सेल। ऑपरेटिंग लीवरेज का फर्स्ट फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला जब 2 इयर्स का डेटा कंपेयर करने की बात हो, या 2 इयर्स का डेटा दिया हो और बोले कि 2 इयर्स के डेटा के ऊपर से ही आप ऑपरेटिंग लीवरेज ढूंढ पाओ, तो ये यूज होता है। ऑपरेटिंग लीवरेज जो ओरिजिनल में रहता है, जो हमारा ओरिजिनल इनकम स्टेटमेंट होता है, वही ऑपरेटिंग लीवरेज ऑलवेज कोई भी इनकम स्टेटमेंट आप बना लो उसमें रहेगा। मतलब हमने एक सम देखा था जिसके अंदर एक ओरिजिनल था, बाद में उसके बाद एक था 15% इंक्रीज वाला था, एंड सेकेंड उसके बाद 20% इंक्रीज वाला एक सम ऐसा हमने देखा था। उसमें इस फॉर्मूला से जो भी ऑपरेटिंग लिवरेज आएगा इस फॉर्मूला से हर एक में सेम रहेगा। जबकि जब हम यूज करेंगे कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय ईबीआईटी, तो हर केस में हमारा ऑपरेटिंग लिवरेज डिफरेंट आएगा, ठीक है। तो ये बात हो गई। सिंगल ईयर का डेटा दिया हो तब ये यूज करने का, 2 ईयर का डेटा दिया हो तो तब ये यूज करने का। थर्ड फॉर्मूला था कंबाइंड लिवरेज डिवाइड बाय फिनेंशियल लिवरेज। फोर्थ फॉर्मूला हमारा था 1 डिवाइड बाय एमओएस इन सेल प्रपोर्शन। और जब तक क्वेश्चन स्पेसिफाई ना करे, एमओएस ढूंढने के लिए एमओएस ना दिया हो, तब तक हम उसका यूज नहीं करते। हमने देखा था डायरेक्ट एमओएस 1 डिवाइड बाय 0.25 दे दिया होगा, 1 डिवाइड बाय 0.25, 1 डिवाइड बाई 0.25 दे दिया होगा, जिसको डिवाइड करके ऑपरेटिंग लिवरेज हम 4 लाते, या तो फिर ऑपरेटिंग लिवरेज 4 दे दिया होगा, जिसको हम करेंगे OL इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई MOS, 4 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई MOS, MOS इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 0.25। वाइस वर्सा कोई भी सिचुएशन आपको एग्जाम के अंदर दी होगी, MOS ढूंढने को बोलेंगे या तो फिर MOS पर से OL ढूंढने के लिए बोलेंगे, ठीक है। फिनेंशियल लिवरेज, तो फिनेंशियल लिवरेज के लिए 3 फॉर्मूलाज थे। फर्स्ट फॉर्मूला था परसेंटेज चेंज इन ईपीएस डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन ईबीटी, जहाँ पे 2 इयर्स का डेटा ही कंपेयर करना है। सेकंड फॉर्मूला हमारा था ईबीआईटी डिवाइड बाय ईबीटी माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड 1 माइनस टैक्स, जहाँ पे ईबीटी का पोर्शन हमारा 0 हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा ईबीआईटी डिवाइड बाय ईबीटी। डन। थर्ड फॉर्मूला हमारा था कंबाइंड लिवरेज डिवाइड बाय ऑपरेटिंग लिवरेज। ओके, तो कंबाइंड लिवरेज डिवाइड बाय ऑपरेटिंग लिवरेज फॉर, और उसके बाद हमारा कंबाइंड लिवरेज स्टार्ट होता था। कंबाइंड लिवरेज के अंदर हमारे टोटल 3 फॉर्मूला थे। फर्स्ट था ऑपरेटिंग लिवरेज इनटू फिनेंशियल लिवरेज, सेकंड फॉर्मूला था परसेंटेज चेंज इन ईपीएस डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल, थर्ड फॉर्मूला था कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय ईबीटी माइनस पीडी 1 माइनस टी, जिसका अल्टीमेट फॉर्मूला था कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय ईबीटी। ये फॉर्मूला कब होगा? जब पीडी हमारा 0 होगा। डन। उसके बाद ये जो हमने समझा था ये पूरा का पूरा रिलेशनशिप स्ट्रक्चर था, रिलेशनशिप स्ट्रक्चर था ये हमारा। डन। रिलेशनशिप स्ट्रक्चर के अंदर हमने क्या देखा था? सबसे पहले ऑपरेटिंग लिवरेज, ऑपरेटिंग लिवरेज का रिलेशनशिप सेल से ईबीआईटी तक का हो सकता है, कंट्रीब्यूशन से ईबीआईटी तक का हो सकता है। अगर सम के अंदर ऐसा बोला हो कि हमें कंट्रीब्यूशन कितना होगा, अगर ईबीआईटी में 10% चेंज होगा तो हमारा कंट्रीब्यूशन कितना चेंज होगा, तो अभी हम डायरेक्ट ढूंढ सकते हैं। अगर ईबीआईटी में 10% चेंज होगा तो हमारा सेल में कितना चेंज होगा, तो भी हम डायरेक्ट ढूंढ सकते हैं। फिनेंशियल लिवरेज, फिनेंशियल लिवरेज का रिलेशनशिप ईबीआईटी से ईपीएस तक, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, अर्निंग आफ्टर टैक्स और अर्निंग बिफोर टैक्स तक होता है। वैसे ही कंबाइंड लिवरेज के अंदर सेल्स का रिलेशनशिप ईपीएस, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, ईएटी और ईबीटी तक का होता है, ठीक है। बाद में एक और चीज मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। एक चीज हमने ये छोटी सी समझी थी, अगर फिनेंशियल लिवरेज के सम के अंदर के ई, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड और कॉस्ट ऑफ डेट ये दी हो, तो ऑलवेज मानना अगर ये स्पेसिफिक इन्हीं चीज का यूज किया है आपके सम के अंदर, तो आपको एक चीज याद रखना है, ये सब आफ्टर टैक्स होता है, इसको बिफोर टैक्स करना पड़ेगा। बिफोर टैक्स के लिए इसको डिवाइड बाय 1 माइनस टैक्स करना पड़ेगा।
ठीक है, डन। रेट रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइड बाय 1 - t करेंगे तो हमें बिफोर टैक्स इंटरेस्ट रेट मिल जाएगा। डन, डन। यहाँ तक हमने हर सम की हर चीज यहाँ तक हमने देखी थी। उसके अलावा मेरे को एक और चीज आज बतानी थी आपको। अब हमने इतने सारे सम कर लिए, ऑलमोस्ट हर किसी को है ना ये फॉर्मूला 4 और 6 10 फॉर्मूलास जो है वो याद रह गए होंगे। लेकिन अगर ये 10 फॉर्मूला याद नहीं रह गए तो हमारा मेजर यूज इस वाले फॉर्मूला का और इस वाले फॉर्मूला का होता है। तो ये कैसे याद करना है, तो आप देखोगे कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय ईबीआईटी है। सबसे पहले ये ऑपरेटिंग लीवरेज है, तो यहाँ पे फिक्स कॉस्ट आएगा कौन सा, ऑपरेटिंग वाला। तो अगर हम इनकम स्टेटमेंट के अंदर जाते हैं और फिक्स कॉस्ट ढूंढते हैं तो ये रहा हमारा फिक्स कॉस्ट। और इन लोगों ने क्या किया है, कुछ नहीं है इस फॉर्मूला में, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय ईबीआईटी। अगर आप देखेंगे तो ये कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय ईबीआईटी मतलब फिक्स कॉस्ट के ऊपर का डिवाइड बाय फिक्स कॉस्ट के नीचे का। ओके, ऊपर नीचे, डन। तो इस हिसाब से हमें ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला मिलता है। वैसे ही फिनेंशियल लीवरेज की बात करें तो फिनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला कैसे मिलता है, तो हमने पहले भी बात की थी कि ये बिफोर टैक्स है, ये वाला पोर्शन भी बिफोर टैक्स है, ये भी बिफोर टैक्स है, ये भी बिफोर टैक्स है, ये टैक्स है और ये आफ्टर टैक्स है। अब आप इस हिसाब से देखोगे तो सबसे पहले हम फिनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट एक यहाँ पे आती है और एक यहाँ पे आती है, ये आफ्टर टैक्स है। इन दोनों जगह पे फिनेंशियल कॉस्ट आती है। अब हमें इन दोनों का ऊपर नीचे अगर हम देखेंगे तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि बीच में टैक्स का एक पोर्शन है जो वेरिएबल है। अब इसके लिए हमने क्या किया था, तो ईबीआईटी डिवाइड बाय ईबीटी मतलब हमारा इंटरेस्ट का फिक्स कॉस्ट फिनेंशियल फिक्स कॉस्ट कवर हो गया। और कौन सा फिनेंशियल फिक्स कॉस्ट बाकी है, माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड। और ये प्रेफरेंस डिविडेंड आफ्टर टैक्स है, इसको बिफोर टैक्स करने के लिए डिवाइड बाय 1 - टैक्स। इस हिसाब से हमारा फिनेंशियल लिवरेज का फॉर्मूला आ गया। ओके, कोई डाउट हो तो कमेंट में लिख देना। टेलीग्राम चैनल का ग्रुप भी बन चुका है, इंस्टाग्राम का अकाउंट भी मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। तो कोई भी क्वेरी हो आप फ्री टू फिल इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर आ जाइए और इंस्टाग्राम के ऊपर आप आके वहां पे आप डायरेक्ट मेरे से क्वेरी पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके। इसके अलावा मैं मानता हूं और कोई डाउट आपको होगा नहीं। और अराउंड अराउंड 18 - 19 मिनट्स के अंदर हमने पूरा का पूरा लिवरेज का कर दिया है कंप्लीट, डन। अब हम बात करते हैं सम्स की। हमने ऑलमोस्ट सम्स कर लिए थे। अब हम क्वेश्चन 51 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन 51, ओके। क्या दिया है इसके अंदर, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फिनेंशियल ईयर 23-24 फिनेंशियल लिवरेज 4, एफएल हमें दे दिया है 4 है, पीवी रेशियो 40%, टैक्स रेट है 30%, डेप्रिसिएशन पार्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। अब देखो डेप्रिसिएशन ये जो है ना वो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड का पार्ट है, तो आपका ये फिक्स कॉस्ट के अंदर ऐड होगा। ठीक है, पीडी दिया है 50% ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट, मतलब कि हमारा जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है ईबीआईटी उसका 50% हमारा पीडी है। कैश ब्रेक इवन सेल है 2,25,000, इक्विटी शेयर कैपिटल है 1 लाख, रिजर्व एंड सरप्लस है 35637। ओके, ये आपको पूरा का पूरा इनकम स्टेटमेंट दे दिया है। कैलकुलेट करना है, इनकम स्टेटमेंट बनाना है, ओएल बनाना है, सीएल बनाना है, चेंज इन ईपीएस ढूंढना है और सेल इंक्रीज और डिक्रीज होगा 7% से तो क्या हाल होगा ईपीएस का। बाद में कैलकुलेट आरओ रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर फंड, ये एक नया रेशियो है, ये मैं आज आपको समझाऊंगा। और लास्ट में अमाउंट ऑफ डेट इफ पोस्ट टैक्स इंटरेस्ट रेट इज 6.65%। ठीक है, तो हमें इतना 5 चीजें गिननी है। अराउंड अराउंड ये कितने मार्क्स का सम है, 5 मार्क्स का सम है। 99% एमटीपी बनाते समय जिसने भी बनाई है ये एमटीपी उसने इसका वर्थ जो है ना गलत रखा है। ये 10 मार्क्स का सम होगा जब भी आपके एग्जाम में आएगा तब ओके। बट यहाँ एमटीपी में इन लोगों ने 5 मार्क्स का रखा है, पता नहीं क्यों। डन, क्वेश्चन नंबर 51 अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ऑलवेज की तरह हम क्या बनाएंगे, हमारा इनकम स्टेटमेंट।
लीवरेज के सम में ऑलवेज आपको इनकम स्टेटमेंट बना देना है। रीजन है, आप इनकम स्टेटमेंट बना दोगे तो हर चीज आपके लिए आसान हो जाएगी इसके अंदर। ओके, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, तो मुझे मिल जाएगा कंट्रीब्यूशन। अब मुझे माइनस करना है फिक्स कॉस्ट, तो मुझे मिल जाएगा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, जिसमें से मैं माइनस करूंगा इंटरेस्ट, तो मुझे मिलेगा अर्निंग बिफोर टैक्स। उसमें से मैं माइनस करूंगा टैक्स, तो मुझे मिलेगा अर्निंग आफ्टर टैक्स। उसमें से मैं माइनस करूंगा पीडी। अंदर एक इन्फॉर्मेशन थी कि पीडी जो है वो 50% ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, मतलब पीडी भी हमारा यहाँ पे आएगा। तो मुझे मिलेगा अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, जिसके लिए अब मैं यहाँ डिवाइड करूंगा नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, तो मुझे मिल जाएगा ईपीएस। राइट, ये हमारा पूरा इनकम स्टेटमेंट है। अब इनकम स्टेटमेंट के लिए जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो हम पुट करते हैं। इंटरेस्ट एक्सपेंस है 57,400, तो इंटरेस्ट एक्सपेंस हमारा हो जाएगा 57,400। ओके, ये वाला जो हमारा होगा ये होगा हमारा ओरिजिनल। उसके अलावा एक हमें ब्रेक इवन पॉइंट का भी सेल दिया है, तो उसका भी हम अभी कैलकुलेशन करेंगे। ओके, और इनकम स्टेटमेंट के अंदर और कुछ नहीं दिया है। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फिनेंशियल है, सबसे पहले फिनेंशियल लिवरेज दिया है, तो फिनेंशियल लिवरेज इज इक्वल टू 4। डन। सेकेंड हमें दिया है पीवी रेशियो 40% है, मतलब हमारा कंट्रीब्यूशन का जो पार्ट है वो है 40% ऑफ सेल। 40% ऑफ सेल, इसका मतलब क्या है, हमारा जो वेरिएबल कॉस्ट का पार्ट होगा वो कितना होगा, 60% ऑफ सेल। डन। टैक्स रेट है हमारा 30%, तो टैक्स एट द रेट 30%। डन। डेप्रिसिएशन इज पार्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस 10,000, इसको अभी हम साइड में रखते हैं। ठीक है। पीडी है 15% ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो जो हमारा प्रेफरेंस डिविडेंड है वो है 50% ऑफ ईबीआईटी। देन कैश ब्रेक इवन सेल दे दिया है हमें 2,25,000, तो हमारा जो ब्रेक इवन पॉइंट का सेल है वो है 2,25,000। इक्विटी शेयर कैपिटल है 1 लाख की। ओके, इक्विटी शेयर कैपिटल है हमारी 1 लाख की। एक मिनट, इक्विटी शेयर ये रुपीज में दिए हैं, तो यहां से नंबर ऑफ इक्विटी शेयर हम रिमूव कर देते हैं, ये रुपीज में है। ओके, अब हमारे सम की ऑलमोस्ट इंफॉर्मेशन हमने यहाँ पे पुट डाउन कर दी है, और एक रिजर्व एंड सरप्लस दिया है 35637। रिजर्व एंड सरप्लस 35637, इतना हमारा रिजर्व एंड सरप्लस है इन रुपीज में। इक्विटी शेयर है हमारे रुपीज 1 लाख के, और डन। अब आप लोग 2 मिनट लेके शांति से ये सम गिनने का ट्राई कीजिए। एक बार ट्राई कीजिए इस सम को। मैं 1 मिनट के अंदर अंदर ये पूरा सम चालू करूंगा। अब एक बार एक कोशिश कीजिए, छोटी सी, इतने सारे सम गिने हैं, इसके बेस इसके जैसा नहीं, पर ऐसा ही एक रिवर्स कैलकुलेशन वाला भी हमने एक सम गिना है, तो कैसे क्या गिना है एक बार ट्राई कीजिए आप भी अपने हाथ से। ओके, डन। अब हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे फिनेंशियल लिवरेज से। यहाँ हमें सब में दिया है फिनेंशियल लिवरेज इज इक्वल टू 4। ओके, अब फिनेंशियल लिवरेज का यहाँ पे पीडी है, तो हमारा फिनेंशियल लिवरेज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फिनेंशियल लिवरेज इज इक्वल टू ईबीआईटी डिवाइड बाई ईबीटी माइनस पीडी 1 माइनस टैक्स इज इक्वल टू 4। राइट, ये हमारा हो गया फिनेंशियल लिवरेज का फॉर्मूला, जो प्रॉपर फॉर्मूला है वो। अब अब मैं क्या करूंगा, अब ईबीआईटी डिवाइड बाय ईबीटी की जगह मैं लिख सकता हूं ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट। ओके, और
पीडी की जगह मैं लिख सकता हूं 50% ऑफ ईबीआईटी, राइट। तो 50% ऑफ ईबीआईटी मुझे लिखना है, तो मैं क्या लिखूंगा, 50 डिवाइड बाई 100, 0.15 ईबीआईटी, 0.15 ईबीआईटी डिवाइड बाई 1 माइनस टैक्स रेट है हमारा, यहाँ पे टैक्स रेट है 30%, तो 1 माइनस 0.3 और इसके इज इक्वल टू 4। यहां तक समझ में आया? एक काम करो, ये पूरा का पूरा पोर्शन है ना, एक ही जगह हम ले लेते हैं, कट, डन। ये हमारा पूरा पोर्शन यहाँ तक का आपको समझ में आया होगा। क्या किया, पहले फाइनेंशियल लिवरेज का फॉर्मूला लिखा। फाइनेंशियल लिवरेज का बीडी वाला फॉर्मूला कौन सा है, ईबीआईटी डिवाइड बाई ईबीआईटी डिवाइड बाई ईबीटी माइनस पीडी 1 माइनस टी इज इक्वल टू 4। ओके, ईबीआईटी डिवाइड बाई ईबीटी की जगह हम और एक चीज लिख सकते हैं, वो क्या है, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट। और पीडी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, पीडी की जगह लिख सकते हैं, अब सब में क्या बोले 50% ऑफ ईबीआईटी है, तो 0.50 ईबीआईटी डिवाइड बाई 1.03 लिख सकते हैं। ये हमारा हो गया ईबीआईटी। ईबीआईटी इंटरेस्ट हमारा कितना है, इंटरेस्ट है हमारा 57,400। ईबीआईटी इंटरेस्ट है हमारा 57,400 माइनस 0.15 को हम डिवाइड करेंगे 0.7 से, तो हमें मिलेगा 0.214 समथिंग, 21428, ऐसा कुछ हमें एक कॉम्बिनेशन मिलेगा, इज इक्वल टू 4। ऐसा करते हैं, चलो ऐसा ही रखते हैं, 0.21421 0.21 ईबीआईटी हो जाएगा हमारा, डन। अब ईबीआईटी इज इक्वल टू 1 ईबीआईटी माइनस 0.21 ईबीआईटी हम करेंगे तो हमारा हो जाएगा 0.79 ईबीआईटी। तो 0.79 ईबीआईटी माइनस 57,400 इज इक्वल टू 4। ईबीआईटी इज इक्वल टू 0.79 इंटू 4, 3.16 ईबीआईटी माइनस 57,400 इंटू 4, 22,9600। अब ये हमारा हो जाएगा 2.16 ईबीआईटी इज इक्वल टू 22,9600। ईबीआईटी इज इक्वल टू ये हमारा हो जाएगा डिवाइड बाय 2.16, ईबीआईटी हमें मिल जाएगा 106,296। पॉइंट को यहाँ पे अवॉइड करना, अगर पॉइंट लिखोगे तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हमें ईबीआईटी मिल गया हमारा 106,296, उसमें से मैं हमारा ईबीटी माइनस कर दूंगा 57,400 माइनस 57,400, तो हमें मिल जाएगा 48,896 हमारा ईबीटी। उसमें से मैं 30% टैक्स करूंगा तो हमें मिलेगा 14,668 14,669। ओके, 14,669 हमारा टैक्स होगा और ये हमारा अर्निंग आफ्टर टैक्स होगा 34,227 34,227 हमारा अर्निंग आफ्टर टैक्स होगा। पीडी है हमारा 50% ऑफ ईबीआईटी, ईबीआईटी हमने ढूंढ लिया है 106,296 इंटू 15%, तो ये हमारा हो जाएगा 15944। पीडी हमारा हो जाएगा 15944 माइनस 34,227, तो हमें मिलेगा 182,283। ये हमें मिल जाएगा अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर हमें यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, अब ये ईबीआईटी से बाद का भाग आ गया है, अब ईबीआईटी से ऊपर का पोर्शन हमें ढूंढना है, तो वो कैसे ढूंढेंगे, तो उसके लिए हमें दिया है ब्रेक इवन पॉइंट का सील, जिसमें हमने पहले ही बाइफरकेट कर दिया था। 60% ऑफ सील वेरिएबल कॉस्ट है और 40% हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन है, तो 2,25,000 इंटू 16%, तो ये हमारा हो जाएगा 1,35,000। वेरिएबल कॉस्ट 19,000 हमारा हो जाएगा कंट्रीब्यूशन। अब हमारा ईबीआईटी यहाँ पे होगा 0, तो हमारा फिक्स कॉस्ट भी कितना होगा 90,000, तब जाके हमारा ये आएगा 0। डन। ओके, अब ब्रेक इवन पॉइंट का सेल हम जब भी गिनेंगे वो हमें 90,000 मिला है ब्रेक इवन पॉइंट का सेल, और हमारे सम के अंदर
एक 10,000 का फिक्स कॉस्ट और दे दिया है, तो 19,000 प्लस 10,000 हम करेंगे तो हमें हमारा फिक्स कॉस्ट मिल जाएगा 1,00,000 रुपीज। अगर वो फिक्स कॉस्ट हमें अलग से नहीं दिया होता तो हमारा 19,000 ही फिक्स कॉस्ट रहता, बट हमारे केस में हमें 10,000 अलग से एक डेप्रिसिएशन का पोर्शन दिया है जो हमें एड बैक करना पड़ेगा फिक्स कॉस्ट के अंदर। डन। तो हमें मिल जाएगा 1,00,000 का फिक्स कॉस्ट। ओके, तो हमारा कंट्रीब्यूशन हो जाएगा 206,296। 206,296 डिवाइड बाय 14%। तो हमें हमारा सेल मिल जाएगा 515,740, जिसको हम 206,296 से माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 309,444 हमारा वेरिएबल कॉस्ट हमें मिल जाएगा। डन। तो इसी हिसाब से हमें सबसे पहले पूछा था इनकम स्टेटमेंट, हमारा इनकम स्टेटमेंट कंप्लीट हो गया। डन। ऑपरेटिंग लिवरेज और कंबाइंड लिवरेज ढूंढना है, तो यहाँ पे हम ढूंढ देते हैं ऑपरेटिंग लिवरेज। तो ऑपरेटिंग लिवरेज हमारा हो जाएगा, ऐसा करो, यहाँ पे जो जगह है यहीं पे मैं आपको ऑपरेटिंग लिवरेज और कंबाइंड लिवरेज ढूंढ के दे देता हूँ। तो ऑपरेटिंग लिवरेज होगा हमारा कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय ईबीआईटी, 206,296 डिवाइड बाय 106,296, ये हमारा हो जाएगा ऑपरेटिंग लिवरेज 1.94, 1.94। और कंबाइंड लिवरेज के लिए ऑपरेटिंग लिवरेज इंटू फिनेंशियल लिवरेज 4 दिया है, तो 1.94 इंटू 4, तो ये हमारा हो जाएगा 7.76 कंबाइंड लिवरेज। डन। इसी के ही साथ हमारा सम का सेकंड रिक्वायरमेंट खत्म हो गया। अब हमने यहाँ पे ईपीएस तक का लिखा था, बट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर ऐसा कुछ हमें दिया नहीं है, तो ये हमारा हो जाएगा पोर्शन डिलीट। डन। हमारा सेकंड रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो चुका है। थर्ड रिक्वायरमेंट हमें पूछा है परसेंटेज चेंज इन ईपीएस इफ सेल इंक्रीज और डिक्रीज बाय 7%। तो यहाँ सेल से लेके ईपीएस तक का रिलेशनशिप पूछा है जो हमारा होता है कंबाइंड लिवरेज के अंदर कवर। तो थर्ड चीज, कंबाइंड लिवरेज इज इक्वल टू, हमने कितना ढूंढा कंबाइंड लिवरेज 7.76। पूछा क्या है, सेल्स इंक्रीज हो और डिक्रीज हो 70% से, 7% से, तो ईपीएस इंक्रीज और डिक्रीज कितने परसेंट से होगा। डन। तो कंबाइंड लिवरेज का फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन ईपीएस डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स इज इक्वल टू कंबाइंड लिवरेज। ओके, कंबाइंड लिवरेज हमें पता है 7.76, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस हमें ढूंढना है, परसेंटेज चेंज इन सेल हमारा है 7%, तो परसेंटेज चेंज इन ईपीएस हमारा हो जाएगा 7.76 इंटू 7, 54.32%। नीचे आपको लिखना रहेगा इफ सेल इंक्रीज बाय 7%, अवर इफ सेल इंक्रीज बाय 7%, आर EPS increase by 54.32%. If sale decrease by 7%, our EPS decrease by 54.32%. डन। और इसी के ही साथ हमारे सम की जो थर्ड रिक्वायरमेंट थी परसेंटेज चेंज इन ईपीएस वाली, वो भी यहाँ पे कंप्लीट हो गई। फोर्थ रिक्वायरमेंट है कैलकुलेट रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर फंड एज ऑन 31 मार्च 2024। तो IV 4 कंडीशन, ROCE ढूंढना है एज ऑन 31 मार्च 2024। रिटर्न ऑन कैपिटल रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर, रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर एज ऑन 31 मार्च 2024। सबसे पहले मैं समझाता हूँ रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर का मीनिंग क्या होता है। तो रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर का मीनिंग ये होता है कि हमने इक्विटी शेयर होल्डर के पैसे लगाए और उस पैसे से कितना रुपया अर्न किया, कितनी अर्निंग हमने की, उसको बोलते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर। अब
हमारे इस सम के अंदर पीडी भी है, डिबेंचर भी है, मतलब कि ए टू जेड हमारे जो तीनों कैपिटल स्ट्रक्चर है वो तीनों के तीनों कैपिटल स्ट्रक्चर है। अब समझो, मुझे रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर का फंड निकालना हो तो मेरे लिए बेस्ट प्रॉफिट कौन सा रहेगा? अगर मुझे रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी शेयर होल्डर का कितना रिटर्न है या इक्विटी शेयर होल्डर के पैसे लगा के हमने कितना कमाया वो कैलकुलेट करना हो तो ये पूरे इनकम स्टेटमेंट में से हमारा कौन सा प्रॉफिट बेस्ट रहेगा? क्या वो हमारा ईबीआईटी रहेगा, हमारा ईबीटी रहेगा, ईएटी रहेगा, या अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर रहेगा? तो फैक्ट है, हमारा जो ईबीआईटी है वो कहां तक का प्रॉफिट बताता है? वो प्रॉफिट बताता है ऑपरेटिंग प्लस फिनांस का। तो जब हमें रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ढूंढने को बोला हो तब हमें ईबीआईटी का यूज करना होता है, ठीक है। बट अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर जो प्रॉफिट है वो फुल्ली प्रॉफिट, क्या बोलते हैं, वो रिजर्व प्रॉफिट है, मतलब कि ये पूरा का पूरा प्रॉफिट हमारे इक्विटी शेयर होल्डर के लिए। तो हमारे रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर के लिए प्रॉफिट ढूंढने के लिए अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर सबसे बेस्ट प्रॉफिट रहेगा, राइट? जिसे कैसे लिखा? अब हमने ढूंढ लिया कि इसको क्या बोलते हैं, कि रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर ने कितना कमाया परसेंटेज में। अब मुझे परसेंटेज निकालने हो तो मैं ऐसा कर सकता हूं, रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइड बाय टोटल इक्विटी शेयर होल्डर फंड। ऐसे हम कर सकते हैं तो हमें मिल जाएगा रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर। इसका मीनिंग क्या है? इतना इक्विटी शेयर होल्डिंग हमारे पास था और उसके ऊपर हमने इतना कमाया, हमने यही मीनिंग समझा था। रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर का मीनिंग क्या है? कि इक्विटी शेयर होल्डर ने कितना कमाया। अब ये जो कितना कमाया वो फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए? उन्होंने कितना लगाया। ये क्या बताता है? इतना लगाया और इतना कमाया, तो जो परसेंटेज आएगा उसे बोला जाएगा रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर। डन। तो इसे बोलते हैं हम रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर फंड या रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर। अब हमने अर्निंग कितनी की? अब हमने अर्निंग यहां पे की है 18283, 18283 की, 18283 की, ओके। अब हमारा टोटल इक्विटी शेयर होल्डर फंड हमें वो ढूंढना पड़ेगा, टोटल इक्विटी शेयर होल्डर फंड। अब सबसे पहले इक्विटी शेयर होल्डर फंड के अंदर कौन सी चीजें आती? तो सबसे पहले आती है उसके अंदर इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, राइट? ओके। अब इक्विटी शेयर कैपिटल हमें सब में दिया है, वो है 1 लाख रुपए, तो वो हमने यहां रख दिया 1 लाख रुपए, प्लस रिजर्व एंड सरप्लस हमारा दिया है 35637, 35637, ओके। और ये आप देखोगे 35637, ये है 31 मार्च 2013 का, 31 मार्च 2023 का, ओके। अब और एक प्लस होगा 18283, 18283, और ये रिजर्व एंड सरप्लस है 31 मार्च 2024 का, ओके। अगर ये ना समझ में आया हो कैसे हुआ तो यहाँ पे एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस है जिसके अंदर हमारा नेट प्रॉफिट आएगा लास्ट में 18283, ओके। और ये 18283 नेट प्रॉफिट क्या पी एंड एल में रहेगा? क्या क्या इसका इंपैक्ट आएगा? इसका इंपैक्ट आएगा ट्रांसफर टू बैलेंस शीट और ट्रांसफर टू रिजर्व एंड सरप्लस। ये सब आप अपने अकाउंट्स में बहुत अच्छे से समझे हैं, ठीक है। ये इसका इंपैक्ट यही होता है डबल एंट्री के हिसाब से। बाद में हमारा आएगा बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के अंदर यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे होगा कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट के अंदर सबसे पहली चीज होगी कैपिटल, यहाँ पे होगा इक्विटी शेयर होल्डर फंड। अब सबसे पहले यहाँ पे होगा इक्विटी शेयर कैपिटल, वो होगा 1 लाख रुपीज। बाद में यहाँ पे होगा पास्ट ईयर रिजर्व एंड सरप्लस,
मतलब 2023 का ये कितना है 35637, 35637। और ये जो 18283 है वो भी ट्रांसफर होके यहीं पे आएगा, रिजर्व एंड सरप्लस फॉर करंट ईयर 2024, 18283। और इन तीनों का टोटल हो जाएगा 1,03,5637 प्लस 18283, 153,920, 153,920। डन। ये हमारा टोटल इक्विटी शेयर होल्डर का फंड हो जाएगा। तो पता चला ये 18283 कैसे आया। डन। ये सब हो गया हमारा डिलीट। एक मिनट, 153,920। डन। और ये हमारा हो गया डिलीट। ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए था, ये कहीं बनाना है नहीं कि यहाँ पे टोटल इक्विटी शेयर होल्डर फंड कैसे आया। तो ये हमारा टोटल इक्विटी शेयर है करंट ईयर का 153,920। और यहाँ पे हमारे परसेंटेज आ जाएंगे 18283 डिवाइड बाय 153,920 इंटू 100, 11.87%, 11.87%। डन। और इसी के ही साथ हमारा इसका भी रिक्वायरमेंट कंप्लीट होता है। 87.8% है, तो ये हो जाएगा हमारा 11.88%। डन। और इसी के ही साथ हमारा ये फोर्थ रिक्वायरमेंट कंप्लीट होता है। आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे हमें इक्विटी होल्डर के फंड लेने थे एज ऑन 31 मार्च 2024, और हमने यहाँ पे 24 को इंक्लूड करके हमने 24 का ले लिया है। इक्विटी रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर का मतलब क्या है कि इक्विटी शेयर होल्डर ने कितना लगाया और उसके सामने कितना कमाया, उसको हमें एक फॉर्मूला के रूप में लिखना हो तो ऐसे लिख सकते हैं। और हमारा आंसर आ गया वी। वी क्या बोलता है, अमाउंट ऑफ डेट हमें ढूंढना है। अगर पोस्ट टैक्स इंटरेस्ट रेट 6.65 है, पोस्ट टैक्स इंटरेस्ट रेट इज इक्वल टू 6.65, 65%। तो सबसे पहले मुझे इसको आफ्टर टैक्स रिटर्न बनाना पड़ेगा। आफ्टर टैक्स इंटरेस्ट रिटर्न, इंटरेस्ट रेट इज इक्वल टू इंटरेस्ट रेट डिवाइड बाय 1 माइनस टैक्स। इंटरेस्ट रेट है हमारा 6.65%, 1 माइनस टैक्स, टैक्स हमारा है 30%। टैक्स, हाँ टैक्स है हमारा 30%, 1 माइनस 0.30, 6.65 डिवाइड बाय 0.7, तो ये हमारा हो जाएगा 9.5% आफ्टर नहीं, बिफोर टैक्स इंटरेस्ट रेट। ओके। अगर आपको कभी भी, हमने पहले भी बात की, अभी भी बता देता हूं, अगर आपको कभी भी इंटरेस्ट रेट दिया हो पोस्ट टैक्स, तो आप कभी भी आप हमारा इनकम स्टेटमेंट देखेंगे ना, तो हमारा जो इंटरेस्ट लगता है ना वो टैक्स से पहले लगता है। तो अगर इंटरेस्ट रेट पोस्ट वाला इंटरेस्ट टैक्स दिया है तो उसे हमें सबसे पहले बिफोर टैक्स इंटरेस्ट रेट बनाना पड़ेगा, जो हमने बना दिया है। अब हमारे पास इंटरेस्ट, हमें क्या ढूंढना है, हमें ढूंढना है डेट। और डेट ढूंढने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट अमाउंट डिवाइड बाय रेट ऑफ रेट। ओके। डेट अमाउंट ढूंढने के लिए सबसे पहले इंटरेस्ट अमाउंट हमारा कितना है, इंटरेस्ट अमाउंट है हमारा 57400, 57400 डिवाइड बाय रेट है हमारा 9.5%, 57400 डिवाइड बाय 9.5%, तो ये हमारा हो जाएगा 604210, 604210। अगर आपको आप इसको 9.5% करेंगे तो आपको मिल जाएगा 57400, जो हमारा यहाँ पे हमने एज अ टैक्स यहाँ पे हमने लिखा है। डन। तो इसी के ही साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 51 का फिफ्थ रिक्वायरमेंट भी कंप्लीट होता है और क्वेश्चन नंबर 51 यहां से कंप्लीट हो जाता है। अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 55। ओके। ये आगे वाला क्वेश्चन आपको मैं बताऊं, अराउंड अराउंड 24 मिनट्स हमें लगाए गिनने के लिए। तो ये सम कभी भी 5 मार्क्स में नहीं आएगा, आएगा सम मोर और लेस 10 मार्क्स में आएगा। अगर 5 मार्क्स में अगर पूछना है तो वो लोग कितना, ये आधा कर देंगे, मतलब कि 51 कहाँ गया, ये आधा कर देंगे। या तो ये 3 रिक्वायरमेंट ही आपको पूछेंगे, या तो क्या करेंगे,
या तो क्या करेंगे, ये 2 रिक्वायरमेंट पूछेंगे या ये 1 रिक्वायरमेंट पूछ लेंगे। मतलब कि 5 मार्क्स का बनाने के लिए इन लोगों को ये सम छोटा करना ही पड़ेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की। क्वेश्चन नंबर 55 भी सेम पैटर्न पे ही है, मतलब कि सेम टाइप का सम नहीं है बट सेम है कि एमटीपी सितंबर 25 में। हम्म, हाँ, कोई आ गया था तो स्टॉप किया था रिकॉर्डिंग। डन। हाँ, क्वेश्चन नंबर 55। तो क्वेश्चन नंबर 55 भी है ना, अगर आप लेंथ देखोगे ना तो बहुत बड़ी है। अब मैं पढ़ूंगा उसके बाद हमें पता चलेगा कि ये 5 मार्क्स की वर्थ रखता है कि नहीं रखता है। बट मैंने यहाँ पे ये देखा है 75% 90%, तो ये ऑलमोस्ट 10 मार्क्स का सम है। ओके, एमटीपी सितंबर 25 में ये आया था। डन। सम क्या बोलता है, सम यहाँ से स्टार्ट होता है। एबीसी इंजीनियरिंग लिमिटेड है, अ मिड साइज कैपिटल इंटेंसिव फंड है, कैपिटल इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। Evaluating the risk return profile of its operation, the company current operate at 75% of production capacity। तो राइट नाउ जो हमारी कंपनी है वो 75% की कैपेसिटी पे रन कर रही है। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू इट्स करंट ऑपरेशन। तो करंट ऑपरेशन मतलब कि ये पूरा का पूरा 75% की कैपेसिटी पे वो जो रन हो रही है उसकी की पूरी इंफॉर्मेशन दे दी है। सेल दे दिया है, वेरिएबल कॉस्ट दे दिया है, फिक्स कॉस्ट दे दिया है, अर्निंग बिफोर टैक्स ढूंढना है, इंटरेस्ट ऑन डेट भी ढूंढना है 20% का हिसाब से, ईबीटी दे दिया है और टैक्स रेट, ईबीटी ढूंढना है, टैक्स रेट ढूंढना है। ठीक है, द कंपनी हैज इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल इतनी है और हर एक इक्विटी शेयर है ₹10 ईच की। द करंट डेट इक्विटी रेशियो इज 0.75 टेंस टू 1%। द कंपनी इज कंसिडरिंग इंक्रीजिंग इट्स प्रोडक्शन टू 90% कैपेसिटी। ओके, करंट हमारा जो डेट इक्विटी रेशियो है वो 0.75% टेंस टू 1 है और ये हम इसके हिसाब से 90% तक जा सकते हैं एट 19% कैपेसिटी। 90% कैपेसिटी पे क्या होगा हमारा हाल, सेल और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट विल बी इंक्रीज। ओके, सेल और वेरिएबल कॉस्ट हमारा प्रोपोर्शनेटली इंक्रीज होगा, देखते हैं कितना इंक्रीज होगा। फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट विल बी इंक्रीज बाय 10 लाख ड्यू टू एडिशनल मेंटेनेंस। सुपर सीधा सीधा हम हमारा आउटपुट 75 से 90% करेंगे तो हमारा फिक्स कॉस्ट भी 10 लाख से इंक्रीज होगा। रीजन क्या है, हमें एडिशनल मेंटेनेंस करना पड़ेगा, स्टाफ बढ़ाना पड़ेगा और ओवरहेड बढ़ाना पड़ेगा। टू फाइनेंस द एडिशनल वर्किंग कैपिटल को फाइनेंस करने के लिए एंड फिक्स ओवरहेड, द कंपनी इज कंसीडरिंग इश्यू एडिशनल 15 लाख इन 13% डिबेंचर। कंपनी सोच रही है इसके लिए हम 50 लाख का और हम मार्जिन बढ़ाएंगे और 30% का डिबेंचर हम लेके आएंगे। द मैनेजमेंट वांट्स टू एनालाइज द इम्पैक्ट, मैनेजमेंट को एनालाइज करना है इम्पैक्ट, इंक्रीज कैपेसिटी होगा, ओएल एफएल और सीएल जानना है, चेंज इन ईपीएस भी जानना है अंडर द न्यू फाइनेंशियल प्लान। यू आर रिक्वायर्ड टू 75% कैपेसिटी, कैलकुलेट ईपीएस, कैलकुलेट ओएल एफएल और सीएल। 90% कैपेसिटी पे भी सेम गिनना है और रिवाइज ईपीएस गिनना है और एडवाइस करना है कि कंपनी को जाना चाहिए कि नहीं। अब आप समझ लो इतनी सारी इंफॉर्मेशन है, मुझे नहीं लगता ये 5 मार्क्स का सम होना चाहिए, ये समवेयर अराउंड, ये सम है 10 मार्क्स के या 8 मार्क्स के अराउंड के, ये पूरा सम है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो ये सम स्टार्ट करने से पहले ठीक है, चलो ये सम हम स्टार्ट करते हैं यहीं पे। बट हमें ये सम स्टार्ट करने से पहले है ना एक दो चीजें देखनी पड़ेगी। तो सबसे पहला हमारा फोकस रहेगा करंट डेट इक्विटी रेशियो 0.75 टेंस टू 1 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एक कैपिटल स्ट्रक्चर बना देते हैं क्योंकि हमारे पास इंटरेस्ट गिनने के लिए डेट चाहिए और डेट के लिए हमें यहाँ कुछ दिया नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर ये हमारा है, वैसे देखने जाए तो ये बहुत इजी सम है, ये आप भी गिन सकते हो अगर गिनना चाहो तो। क्वेश्चन 55 स्टार्ट कर रहे हैं हम यहाँ पे। सबसे पहले हम एग्जिस्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर बना लेंगे। एग्जिस्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर के लिए हमें क्या बोला है, हमारा जो डेट इक्विटी रेशियो है वो 0.75 टेंस टू 1 है। तो डेट इक्विटी रेशियो वो है 0.75 टेंस टू 1। ओके, अब
हम बात करते हैं, हमारा डेट है 0.75 डिवाइड बाय 1.75 टोटल कैपिटल स्ट्रक्चर का, और हमारा इक्विटी जो है, इक्विटी है हमारा 1 डिवाइड बाय 1.75। ओके, और एक मिनट, हाँ, यहाँ पे हमारा आ जाएगा डेट, और यहाँ पे हमारा आ जाएगा इक्विटी। डेट हमारा कितना है, टोटल कैपिटल स्ट्रक्चर का 0.75 डिवाइड बाय 1.75। ओके, और हमारा इक्विटी टोटल कैपिटल स्ट्रक्चर का है 1 डिवाइड बाय 1.75। ओके, अब हमारे पास, अब हम यहाँ पे है ना सारे सम ये पूरा सम हम करेंगे रुपीज इन लैख में। एल स्टैंड्स फॉर लैक्स। डन, डन। तो यहाँ पे हमें दे दिया है 200 लाख का इक्विटी शेयर। ओके, 200 लाख का इक्विटी शेयर हमें यहाँ दे दिया है। तो हमारा इक्विटी कैपिटल ओरिजिनली कितना है, 200 लाख का। डन। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, 1 डिवाइड बाई 1.75 टोटल कैपिटल स्ट्रक्चर है, और इसका बराबर हमारा होता है 200 लाख। तो मुझे अगर पूरा कैपिटल स्ट्रक्चर जानना है, एक मिनट, मुझे पूरा कैपिटल स्ट्रक्चर जानना है कि हमारा टोटल कैपिटल स्ट्रक्चर कितने का हो रहा है। तो मैं सिंपल ही करूंगा, 200 लाख इंटू 1.75। तो मुझे 300 300 200 इंटू 1.75 315 लाख रुपीज मुझे मिलेगा टोटल कैपिटल स्ट्रक्चर, जो मेरा यहाँ पे आ जाएगा। एक ये रिवर्स कैलकुलेशन है। ओके, तो यहाँ से ये डिलीट, और यहाँ पे हम लिख देते हैं कि 200 लाख हमारा था इक्विटी का पोर्शन, जिसको ये 1 है, और हमारा टोटल कैपिटल स्ट्रक्चर कितना है, 1.75 टाइम्स। ठीक है, अब समझ में आया। 200 लाख इज इक्वल टू 1, तो 1.75 इज इक्वल टू कितना, हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर पूरा कितने का है, 1.75 का। डन। तो इस हिसाब से हमारा 350 लाख आ गया। अब एक बार आप करोगे ना 350 इंटू 1 डिवाइड बाई 1.75, तो आपका 200 लाख आ जाएगा। वैसे ही 350 इंटू 0.75 डिवाइड बाई 150 आप करोगे, अरे 350 इंटू 0.75 डिवाइड बाई 1.75 है, तो आपका आ जाएगा 150 लाख का डेट, 150 लाख का डेट। ओके, डन। तो ये हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर यहाँ पे रेडी हो गया। अब हमें बनाना है एक और चीज, यहाँ पे मैं लिख देता हूं, एडिशनल एडिशनल फाइनेंस रिक्वायर्ड एट 19% ऑफ कैपेसिटी ऑफ रुपीज 15 लाख एज अ डेट, 15 लाख डिबेंचर एट 30% इंटरेस्ट रेट। ओके, तो ये क्या है, ये हमने जो बनाया है ये एट 75% का है, और ये एट 90% में क्या होगा, तो जो 75% में है वो तो रहेगा ही, साथ में ही हमें इतना और लेके आना है। और हमारा डेट का रेट कितना है, 12%। यहाँ पे हमारा डेट का रेट है @12%। अब हमें सिर्फ क्या करना है, फटाफट इनकम स्टेटमेंट बनाना है। इनकम स्टेटमेंट, दो इनकम स्टेटमेंट बनेंगे, एक बनेगा एट 75% कैपेसिटी, और दूसरा बनेगा एट 19% कैपेसिटी। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, तो मुझे मिल जाएगा कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, तो मुझे मिल जाएगा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, जिसमें से मैं माइनस करूंगा इंटरेस्ट। ओके, जिसकी वजह से मुझे मिल जाएगा अर्निंग बिफोर टैक्स, उसमें से मैं माइनस करूंगा टैक्स, तो मुझे मिल जाएगा अर्निंग आफ्टर टैक्स। मुझे ईपीएस तक ढूंढना है, तो मैं यहाँ माइनस करूंगा पीडी, पीडी है नहीं, तो यही हमारा अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर रहेगा, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, तो मुझे मिल जाएगा ईपीएस। ओके, यहां तक हमें जाना है, ये मोटा मोटी इतना सम है। अब सेल मेरा 75% पे है 750 लाख।
वेरिएबल कॉस्ट है मेरा 450 लाख, तो मेरा कंट्रीब्यूशन कितना होगा 750 माइनस 450, 300 लाख मेरा कंट्रीब्यूशन हो जाएगा। फिक्स कॉस्ट है मेरा 120 लाख, तो मेरा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स हो जाएगा 300 माइनस 120 180 180 हमारा हो जाएगा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इंटरेस्ट हमारा कितना है, तो मैं यहां लिखूंगा ओल्ड, ओल्ड इंटरेस्ट है हमारा 150 इंटू 12%, 150 लाख इंटू 12%, यहाँ पे सब जगह एल 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 150 लाख इंटू 12%, ये हमारा हो जाएगा 18 लाख। तो मुझे ईबीटी मिल जाएगा 180 माइनस 80 162 लाख अर्निंग बिफोर टैक्स मिल जाएगा। टैक्स रेट है हमारा एट द रेट 30%, 160 इंटू 30%, ये हमारा हो जाएगा 48.6 लाख। तो हमारा अर्निंग अवेलेबल टैक्स हो जाएगा, अर्निंग आफ्टर टैक्स 113.4। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर हमारे कितने हैं 200 डिवाइड बाई 10, तो 20, 200 लाख डिवाइड बाई 10, तो ये हमारे हो जाएंगे 20, 113.4 डिवाइड बाई 20, 5.67 ईपीएस रहेगा हमारा इस केस में। डन। तो ये हमारा फर्स्ट जो है, हम सिर्फ इसी पे ही ध्यान दे रहे हैं। तो फर्स्ट में हमने हमारा ईपीएस कैलकुलेट कर लिया, अब हमें करना है ओएल, सीएल और एफएल का कैलकुलेशन। तो सबसे पहले हम ओएल का कैलकुलेशन करेंगे, ऑपरेटिंग लिवरेज। ऑपरेटिंग लिवरेज हमारा रहेगा कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय ईबीआईटी 300 डिवाइड बाय 180, तो ये हमारा हो जाएगा 1.67%। अब बात करते हैं एफएल की। आप सम गिनो, आप फॉर्मूला एक बार यहाँ पे लिख देना, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय ईबीआईटी चलेगा या फिर जैसे आपको करना हो, बट मार्क्स कटने के चांसेस थोड़े बहुत रह जाते हैं। अगर आपका पूरा सम सही रहेगा ना तो आपके मार्क्स कटेंगे। एफएल हमारा होगा ईबीआईटी डिवाइड बाय ईबीटी 180 डिवाइड बाय 162 1.11%, और कंबाइन लिवरेज हमारा रहेगा 1.67 इंटू 1.11 1.853, मतलब कि 1.85। डन। इसी के साथ हमारा सम का ये सेकंड पोर्शन भी खत्म हो गया, मतलब कि हमने रिक्वायरमेंट 1 के अंदर की जो भी दो चीजें थी हमने हासिल कर ली है। अब हम कैलकुलेशन करेंगे एट 19% कैपेसिटी। ओके, अब एक छोटा सा लॉजिक है वो मैं बता देता हूं। 75% पे 750 लाख, तो 90% पे कितना। इस लॉजिक से हम सेल, वेरिएबल कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन, सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट हम फाइंड करेंगे। तो चलो फाइंड करते हैं। तो यहाँ हमारा कितना हो जाएगा सीधा 75% पे 750 लाख, तो 90% पे कितना, तो ये हमारा कैसे हो जाएगा 750 इंटू 90 डिवाइड बाई 75, तो 750 इंटू 90 डिवाइड बाय 75, तो 750 इंटू 90 डिवाइड बाय 75, ये हमारा हो जाएगा 900 लाख। उसके बाद वेरिएबल कॉस्ट सेम पैटर्न पे 450 इंटू 90 डिवाइड बाय 75, 450 इंटू 90 डिवाइड बाय 75, 540 लाख। कंट्रीब्यूशन का हमारा डिफरेंस आ जाएगा 900 माइनस 540, 360 लाख। फिक्स कॉस्ट हमारा 120 लाख है, और यहाँ पे बोला था कि फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट हमारा 10 लाख और बढ़ेगा, तो 120 लाख प्लस 10 लाख 130 लाख, और ये हमारा हो जाएगा 230 लाख हमारा हो जाएगा ईबीआईटी। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ओल्ड हमारा रहेगा 18 लाख का। ओके, और न्यू इंटरेस्ट, न्यू इंटरेस्ट है हमारा, यहाँ पे हमने लिखा है 50 लाख का, 50 लाख का 30%, 50 लाख का 30%, ये हमारा हो गया 6.5 लाख यहाँ पे, क्योंकि 75% कैपेसिटी पे हमने नया इंटरेस्ट नहीं लिया था। अब
230 माइनस 118 माइनस 6.5, ये हमारा हो जाएगा 205.5। टैक्स से हमारा 30%, ये हो जाएगा हमारा 61.65 लाख। तो ये हमारा हो जाएगा 143.85 लाख। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर सेम रहेंगे क्योंकि हमने डेट से नया एडिशनल कैपिटल इश्यू किया है, तो डिवाइड बाय 20, तो ये हमारा हो जाएगा 7.1925, जिसे हम लिखेंगे 7.19। ओके, अब इसके अंदर दूसरा क्या बोला है, कैलकुलेट करो डीओएल डीएफएल डीएसएल रिवाइज डीपीएस हमने ढूंढ लिया है। अब हमें डीओएल ओएल एफएल और सीएल ढूंढना है। तो ओएल के लिए ऑपरेटिंग लिवरेज कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय ईबीआईटी 360 डिवाइड बाय 230, तो ये हमारा हो जाएगा 1.57। खड़े रहो। 360 डिवाइड बाय 230, 360 डिवाइड बाय 230 इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारा आएगा कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय ईबीआईटी। मैं लिख ही देता हूँ ताकि आप ऐसा ना बोलो मैंने नहीं लिखा है, इसलिए आपने भी नहीं लिखा है। 300 लाख डिवाइड बाय 180 लाख। डन। एफएल है हमारा फर्स्ट केस में 180 डिवाइड बाय 162, 180 लाख डिवाइड बाय 162। यहाँ पे हमारा आ जाएगा ईबीआईटी डिवाइड बाय ईबीटी। हमारा यहाँ पे एफएल कितना बनेगा, 230 डिवाइड बाय 205, 230 डिवाइड बाय 205.5 लाख, और ये हमारा हो जाएगा 230 डिवाइड बाय 205.5 लाख, 1.12। और लास्ट में कंबाइंड लिवरेज होगा हमारा ओएल इंटू एफएल, तो 1.57, 1.57 इंटू 1.12, 1.76 हमारा हो जाएगा कंबाइंड लिवरेज। और इसी के साथ हमारा सेकंड रिक्वायरमेंट और फर्स्ट रिक्वायरमेंट दोनों खत्म हो गया, और दोनों की ये चीजें भी खत्म हो गई। थर्ड रिक्वायरमेंट था हमारा एडवाइज as to whether the company proceed with the capacity expansion in that issue। तो क्या आपको लगता है कि कंपनी को एक्सपेंशन करना चाहिए? तो आप देखोगे एट द हायर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, जब हम कैपेसिटी यूटिलाइजेशन करते हैं तो कंपनी इज एबल टू जनरेट हायर ईपीएस। हमारा जो ईपीएस है वो इंक्रीज हो रहा है, अर्निंग आफ्टर टैक्स, अर्निंग बिफोर टैक्स और अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, सब कुछ हमारा इंक्रीज हो रहा है। हाउएवर इट इज टेक्स ऑन अ स्लाइटली मोर फाइनेंशियल रिस्क। हम जब हमारा ये इंक्रीज कर रहे हैं, इससे क्या हो रहा है, हम हमारा फाइनेंशियल रिस्क भी हम इंक्रीज कर रहे हैं। तो फाइनेंशियल रिस्क भी हमारा इंक्रीज हो रहा है 30% डिबेंचर से। तो कंपनी को जाना चाहिए, यस कंपनी को जाना चाहिए न्यू कैपेसिटी एक्सपांशन के साथ, न्यू फाइनेंसिंग प्लान के साथ उसको जाना चाहिए। ओवरऑल रिस्क हैज बीन स्लाइटली रिड्यूस होगा आपका। देखो आप, आपका रिस्क, ऑपरेटिंग रिस्क आपका स्लाइडली रिड्यूस हो रहा है, कंबाइंड लिवरेज भी आपका स्लाइडली रिड्यूस हो रहा है, और एफएल आप देखोगे तो ऑलमोस्ट इज इक्वल टू 1.11 और 1.12 से कोई फर्क नहीं पड़ता है। डन। तो इसको अब हम एक फॉर्मेट में लिख देते हैं, कंपनी गो फॉर गो फॉर एक्सपांशन, एक्सपांशन नहीं, कंपनी गो फॉर 90% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। देयरफॉर कंपनी को जाना चाहिए 90%। उससे क्या हो रहा है, देयरफॉर उससे क्या क्या चीज हो रही है, देयरफॉर ईपीएस इज इंक्रीज, एडिशनल डेट एक्वायर एट 30% एंड combined leverage is decrease, therefore company go for expansion। ओके, डन। मैं आपको है ना बता देता हूँ, मैं है ना यहाँ पे आरटीपी एमटीपी क्या था ये, एमटीपी 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 सितंबर 25। मैं एक सेकंड एमटीपी सितंबर 25 ओपन करके है ना, क्या एग्जैक्ट वर्डिंग लिखे है ना वो मैं यहाँ पे लेके आ जाता हूँ। ओके, अब है ना
जब टेलीग्राम चैनल हमारा ओपन करोगे ना, तो यहाँ पे मैंने लास्ट 2 लेक्चर हमने डाल दिए यहाँ पे, डन। एंड यहाँ पे है ना, ये वाला जो है ना, यहाँ पे मैंने लिख दिया है चैप्टर 2 लिवरेज, क्वेश्चन नंबर 56 ही है ना हमारा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 56 नहीं 55, एडिट क्वेश्चन नंबर 55, उसका जो एडवाइस वाला आंसर है वो यहाँ पे हमने लिख दिया है, और कॉपी करके हमने इसको यहाँ पे भी डाल दिया, अलाउ पेस्ट, ओके। डन। अब यहाँ पे क्या लिखा है, ऊपर का भी लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन आपके जो मॉड्यूल है आपका, जो आरटीपी है, उसमें लिखा है एट हायर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। जब हम हायर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन करते हैं तो कंपनी इज एबल टू जनरेट अ हायर ईबीआईटी एंड ईपीएस। तो कंपनी को क्या मिलता है, हायर ईबीआईटी एंड ईपीएस मिलता है। इट टेक्स ऑन अ स्लाइटली मोर फाइनेंशियल रिस्क बाय इश्यूइंग 30% डिबेंचर। इससे एक स्लाइटली, आप देख ही सकते 1.11 से 1.12 हो रहा है, मतलब कि एक स्लाइटली फाइनेंशियल रिस्क इंक्रीज हो रहा है by issuing 13% debenture. The company should go ahead with the capacity expansion and new financing plan. तो कंपनी को जाना चाहिए कैपिटी एक्सपांशन और न्यू फाइनेंसिंग प्लान के लिए। As the overall risk has been slightly reduced as indicated in the combined leverage, जो आप देख सकते हो combined leverage के अंदर हमारा रिस्क थोड़ा रिड्यूस हो जाता है। While shareholder return by way of EPS is significantly increase, और आप EPS देखोगे तो वो बहुत ज्यादा ही बढ़ रहा है, इसलिए आपको जाना चाहिए, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 55 कंप्लीट हो गया। ये बड़े बड़े समय इनको गिनने में ना 20-20 मिनट्स, 50 to 20 मिनट्स हमारी जा रही है, और अभी हमारे 2 सम और बाकी है, 56 57, और आई थिंक मैं यहाँ पे है ना, अभी जो आपका आ गया है जेन 25, अभी मैंने देखा नहीं है जेन 25 का एमटीपी, बट मैं सोच रहा हूँ कि जेन 25 का एमटीपी भी यहाँ पे मैं कंबाइन कर दूं, ओके। बट अभी हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 56। मैजेस्टिक लिमिटेड है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, एवल्यूटिंग करेगी फिनेंशियल परफॉर्मेंस एंड कंसीडरिंग एक्सपांशन प्लान है। द फाइनेंशियल कंट्रोलर प्रोवाइड्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन है। इक्विटी शेयर दे दिया है, रिटेन अर्निंग दे दिया है, इक्विटी शेयर रिटेन अर्निंग दे दिया है, 12% के डिबेंचर दे दिए, ईबीआईटी दे दिया है, बोलो इंटरेस्ट दे दिया है, कॉन्ट्रीब्यूशन टू मार्जिन रेशियो दे दिया है, ओके। टैक्स रेट दिया है, ओएल एफएल दे दिया है, कंबाइंड लिवरेज दे दिया है, वर्किंग कैपिटल दे दिया है, करंट रेशियो दे दिया है, फिक्स असेट टर्नओवर रेशियो दे दिया है, ओके। द कंपनी इज नाउ कंसिडरिंग एक्सपेंशन प्रोजेक्ट कॉस्टिंग रुपीज 25 लाख। इट एंटिसिपेट द फॉलोइंग चेंजेस। सेल आर एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय रुपीज 50 लाख, सेल हमारा इंक्रीज होगा 15 लाख से, ओके। उसके बाद वेरिएबल कॉस्ट विल बी कॉन्स्टिट्यूट 55% ऑफ सेल, वेरिएबल कॉस्ट हमारा कॉन्स्टिट्यूट होगा 55% ऑफ सेल से, ठीक है। मतलब कि अभी हमारा जो वेरिएबल कॉस्ट है वो इसके लिए हमारा वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगा 55%। एडिशनल फिक्स्ड कॉस्ट हमारा इनकर होगा 10 लाख रुपीस का। द कंपनी इज इवलेटिंग टू फाइनेंशियल ऑप्शन, कंपनी के पास 2 फाइनेंशियल ऑप्शन है। राइज 25 लाख इश्यूइंग इक्विटी शेयर, दूसरा है 25 लाख इश्यूइंग न्यू डेट 12% के हिसाब से, मतलब फुल्ली इक्विटी इश्यू कर डाले या फिर फुल्ली अपना ये इश्यू कर डाले, क्या डेट। प्रिपेयर द इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट ऑफ 2025 बेस्ड ऑन द डेटा प्रोवाइडेड। डेटा प्रोवाइडेड मतलब ये जो डेटा दिया है इसमें से हमें इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट बनाना है, डन। बैलेंस शीट का आंसर मैच होना चाहिए, ओके। 8 मार्क्स इनफ है, 3 मार्क्स देंगे इसके लिए, बोलो। कंप्यूट करो ईपीएस अंडर ईच फाइनेंशियल ऑप्शन, मतलब कि ईच फाइनेंसिंग ऑप्शन के लिए हमें ईपीएस फाइंड आउट करना है, ओएल एफएल सीएल करना है, बोथ फाइनेंशियल ऑप्शन के लिए, दोनों फाइनेंशियल ऑप्शन के लिए हमें ओएल एफएल और सीएल करना है, और रिकमेंड करना है बेस्ट फाइनेंशियल ऑप्शन, और हमें रिकमेंड करना है बेस्ट फाइनेंशियल ऑप्शन, डन। तो सबसे पहले इसमें टोटल 3 इनकम स्टेटमेंट बनेंगे और एक बैलेंस शीट बनेगी, ठीक है। ये भी एक इजी सम है, कोई हार्ड सम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 56, डन।
डन। एक इजी सम है, इजी सम की तरह हम इसको लेके पूरा का पूरा कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हम इनकम स्टेटमेंट बना लेंगे। इनकम स्टेटमेंट हमारे यहाँ कितने बनेंगे? 3 इनकम स्टेटमेंट बनेंगे। एक जो डेटा प्रोवाइड किया है मतलब ओरिजिनल। दूसरा हमारा इनकम स्टेटमेंट बनेगा इफ इक्विटी इश्यू करेंगे तब, और डेट इश्यू करेंगे तब। और यहां पे हम लिखेंगे एल स्टैंड फॉर लैक्स। डन। तो सेल्स में से हमारा जाएगा वेरिएबल कॉस्ट, तो हमें मिलेगा कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट। हमें मिलेगा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स माइनस इंटरेस्ट, तो हमें मिल जाएगा अर्निंग बिफोर टैक्स माइनस टैक्स। हमें मिलेगा अर्निंग आफ्टर टैक्स। ईपीएस भी हमें ढूंढना है, तो डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, तो हमें मिल जाएगा ईपीएस। डन। और इसके बाद हमें एक बैलेंस शीट बनानी है। तो सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल है 10 लाख रुपीज 10 ईच, मतलब 10 लाख डिवाइड बाय 10 डिवाइड बाय 1 लाख। तो हमारा इक्विटी शेयर, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आएगा 1। यहाँ रुपीज इन लाख, एल स्टैंड टू लाख, मतलब कि यहाँ 1 लाख ये होगा। 1 लाख हमारी इक्विटी शेयर है। ओके, रिटेन अर्निंग दे दिए 12% के डिबेंचर है 416667 इंटू 12%। तो ये हमारा हो जाएगा 5 लाख रुपीज का इंटरेस्ट, जो हम लिखेंगे 5 लाख रुपीज इंटरेस्ट के। डन। ये इंटरेस्ट, ये और ये सेम हो गया है। चलो ठीक है, 5 लाख इंटरेस्ट आ गया। ईबीआईटी हमारा 20 लाख रुपीज, ईबीआईटी हमारा 20 लाख रुपीज। डन। कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो है 40%, तो हमारा कंट्रीब्यूशन है 40% ऑफ सेल। वेरिएबल कॉस्ट हमारा हो जाएगा 60% ऑफ सेल। डन। ऑफ सेल, ऑफ सेल। डन। आप पूरा लिखना। टैक्स रेट है हमारा 30%, तो टैक्स रेट एट द रेट 30%। ऑपरेटिंग लीवरेज एफएल दे दिया है, कंबाइंड लीवरेज दे दिया है 2.5 इंटू 1.3333 अगर करते हैं तो 3.333, मतलब ऑपरेटिंग एफएल और कंबाइंड लीवरेज ढंग से दिया है। वर्किंग कैपिटल हमारा 20 लाख रुपीज का है, अभी उसका कोई काम है नहीं। वर्किंग कैपिटल 20 लाख है, करंट रेशियो 2 है, फिक्स असेट टर्नओवर रेशियो 3 है। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ऑपरेटिंग लीवरेज का यूज करके सबसे पहले हम करते ये हम ढूंढ देते ईबीआईटी में से इंटरेस्ट आएगा 5 लाख, ईबीटी हमारा आएगा 20 माइनस 5, 15 लाख रुपीज ईबीटी आ जाएगा हमारा। टैक्स हमारा होगा 30%, 4.5 लाख 30% माइनस 10.5 लाख हमारा हो जाएगा अर्निंग आफ्टर टैक्स, और हमारा जो ईपीएस हो जाएगा वो हो जाएगा 10.50 ओरिजिनल के लिए। ठीक है, अब हम ऑपरेटिंग लिवरेज का यूज करेंगे इसके केस में। यहाँ पे हम लिखेंगे ओरिजिनल डेटा वर्किंग नोट 1 फॉर ओरिजिनल डेटा। ओके, और यहाँ पे हम कंट्रीब्यूशन के आगे लिख देते हैं वर्किंग नोट 1। ऑपरेटिंग लिवरेज है हमारा 2.5, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय ईबीआईटी इज इक्वल टू 2.5। कंट्रीब्यूशन हमारे पास है नहीं, ईबीआईटी हमें 20 लाख दिया है, इज इक्वल टू 2.5। कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू 20 इंटू 2.5, ये हमारा हो गया कंट्रीब्यूशन 50 लाख रुपीज। तो यहाँ पे हमारा कंट्रीब्यूशन आ जाएगा 50 लाख। फिक्स कॉस्ट हमारा हो जाएगा 50 माइनस 20, 30 लाख रुपीज। तो ये हमारा फिक्स कॉस्ट यहाँ पे हो जाएगा 30 लाख रुपीज। ईबीआईटी हमारा है 20 लाख रुपीज, मैंने सब जगह ऐसा कर दिया, और ये हमारा हो जाएगा 15 लाख रुपीज। डन। अब 50 लाख डिवाइड बाय 40%, तो हमें सेल मिल जाएगा 125 लाख। 125 लाख का 60%, तो हमें मिल जाएगा 75 लाख वेरिएबल कॉस्ट। डन, क्योंकि वो 60% है। डन। हमारा फर्स्ट इनकम स्टेटमेंट हमारा यहाँ पे इनकम स्टेटमेंट हमारा रिक्वायरमेंट यहाँ पे हमने खत्म कर दिया है। बैलेंस शीट हम सबसे लास्ट में ड्रॉ करेंगे। ठीक है, डन। ओएल से हमने पूरा इनकम स्टेटमेंट बना लिया है। अब हम फर्दर जो दिए हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, जिसके लिए एक इक्विटी ऑप्शन है और एक हमारा डेट ऑप्शन है। अब इन लोगों ने सबसे पहले क्या बोला है, सेल्स आर एक्सपेक्टेड टू,
यहाँ ओएल का यूज हो गया है। अभी एफएल कंबाइन वर्किंग कैपिटल और करंट रेशियो जो भी हमें दिया है इन सब का यूज शायद तक बैलेंस शीट के लिए होगा, इसलिए अभी उसको छेड़ते नहीं है, रहने देते। सेल्स हमारा इंक्रीज हो जाएगा 15 लाख से। अगर हम एक्सपांशन के लिए जाएंगे तो सेल हमारा इंक्रीज हो जाएगा, सेल हमारा इंक्रीज हो जाएगा, सेल हमारा कितना इंक्रीज हो जाएगा 15 लाख से। तो 125 लाख प्लस 50 लाख हमारा हो जाएगा 175 लाख, 175 लाख डन। इसके बाद 175 लाख का 60% ये हमारा हो जाएगा 105 लाख, 105 लाख। तो हमारा कंट्रीब्यूशन हमें मिल जाएगा 70 लाख, 70 लाख। 70 लाख हमें हमारा ये मिल गया कंट्रीब्यूशन। अब फिक्स कॉस्ट की बात करें तो वेरिएबल कॉस्ट विल कॉन्स्टिट्यूट 55% ऑफ सेल। गलती हो गई हमसे, हमसे गलती हो गई। अब हमारा जो वेरिएबल कॉस्ट है ना वो हो गया है 55% ऑफ सेल। अंदर सम में बोला है हमारा जो वेरिएबल कॉस्ट हो गया है 55% ऑफ सेल हो गया है, तो 175 इंटू 55%, तो ये हमारा हो जाएगा 96.25 लाख, 96.25 लाख। तो ये हो जाएगा हमारा 78.75 लाख, 78.75 लाख। हमारा जो फिक्स कॉस्ट है, एडिशनल फिक्स कॉस्ट ड्यू टू एक्सपेंशन आर 10 लाख, तो 30 लाख ऑलरेडी था प्लस 10 लाख, तो ये हमारा हो जाएगा 40 लाख। 30 लाख प्लस 10 लाख 40 लाख। तो 78.75 माइनस 40 लाख 38.75 लाख हमारा ईबीआईटी हो जाएगा दोनों केस में। ओके, यहां तक हमारा सम इक्विटी और डेट के लिए ऑलमोस्ट सेम था। ठीक है, अब बात करते हैं इंटरेस्ट की। तो जो हमारा इक्विटी ऑप्शन है हम सबसे पहले इसको कैलकुलेट करेंगे। तो हमारा इंटरेस्ट रहेगा 5 लाख रुपीस। डन, ये इंटरेस्ट है हमारा ओल्ड। ठीक है, अब इक्विटी ऑप्शन में हमने न्यू डिबेंचर इश्यू नहीं किए होंगे तो हमारा इंटरेस्ट बढ़ेगा नहीं। तो 38.7 माइनस 5 लाख, तो ये हमारा हो जाएगा ईबीटी 33.75 लाख। टैक्स हमारा होगा 30%, तो ये हो जाएगा हमारा 1.25 लाख। तो ये हमारा हो जाएगा 23.625 लाख हमारा अर्निंग आफ्टर टैक्स हो जाएगा, जिसको हम डिवाइड करेंगे 1 से, नहीं, जिसको हम डिवाइड करेंगे 25 लाख रेस की है ₹10 ईच के हिसाब से, तो 25 लाख डिवाइड बाय 10, तो ये हो जाएंगे हमारे 2.5 लाख इक्विटी शेयर। ओके, और वन और वन हमारे पास ऑलरेडी थे, तो 2.5 लाख प्लस 1 लाख ये हमारे हो जाएंगे 3.5 लाख इक्विटी शेयर। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1 लाख प्लस 2.5 लाख, तो ये हमारे हो जाएंगे 3.5 लाख, और ये हो जाएंगे हमारे 3.625 डिवाइड बाई 3.5 लाख। 6.75%, 6.75 हमारा हो जाएगा ईपीएस। डन। इस वर्किंग नोट को है ना हम यहाँ से काट के है ना कहीं और शिफ्ट कर देते हैं। वर्किंग नोट 1 कट, इसको हम यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं, क्योंकि हमें इस केस में क्या करना है, ओएल एफएल और सीएल दोनों कंपनियों के लिए गिनना है। तो ऑपरेटिंग लीवरेज, फिनेंशियल लीवरेज, कंबाइन लीवरेज इज इक्वल टू ओएल इंटू एफएल, ऑपरेटिंग लीवरेज इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय ईबीआईटी, एफएल इज इक्वल टू ईबीआईटी डिवाइड बाय ईबीटी। ओके, फर्स्ट केस के लिए हमारा कंट्रीब्यूशन है 78.75 लाख, ईबीआईटी है 38.75 लाख, तो ये हमारा हो जाएगा 2.03। यहाँ पे ऑलरेडी हमें सम के अंदर दे दिया है तो वही उठा के लिख देते। ओएल है 2.5, 1.33, और सीएल है 3.33, 3333। यहाँ पे 3 न्यूमेरिक तक गए हैं, तो हम भी हमारे सम में
हो सके तो 3 डेसिमल तक जा सकते हैं, बट हम 2 डेसिमल तक ही जाते हैं। ईबीआईटी हमारा 38.75 लाख डिवाइड बाय 30.75 लाख 1.15 1.15 1.15 इंटू 2.03, ये हमारा हो जाएगा 2.33 कंबाइंड लिवरेज। ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा पूरा का पूरा हमने गिन लिया है। अब सेकेंड ऑप्शन की तरफ बढ़ते। इंटरेस्ट, तो डेट ऑप्शन के अंदर हमारा जो ओल्ड इंटरेस्ट है 5 लाख, वो तो हम पेमेंट करेंगे ही, तो 5 लाख और माइनस करेंगे एक और इंटरेस्ट जो होगा हमारा न्यू इंटरेस्ट। और न्यू इंटरेस्ट हमारा कितना है? तो न्यू इंटरेस्ट हमारा है 25 लाख इंटू 12%। 25 लाख इंटू 12%, 25 लाख इंटू 12%, ये हमारा हो जाएगा 3 लाख रुपीज। तो 38.75 में से सबसे पहले हम माइनस करेंगे 5, उसके बाद माइनस करेंगे हम 3, तो हमारा हो जाएगा 30.75 लाख रुपीज ईबीटी। टैक्स हमारा होगा 30%, तो ये हमारा हो जाएगा -9.225 लाख माइनस इज इक्वल टू 21.525। ओके, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 1 लाख रहेगा जो एग्जिस्टिंग रहेगा, क्योंकि न्यू इक्विटी शेयर हमने कोई इश्यू नहीं किया है। तो हमारा ईपीएस हो जाएगा 21.525। डन। हमारा ऑपरेटिंग लिवरेज हो जाएगा कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय ईबीआईटी। कंट्रीब्यूशन है 78.75 डिवाइड बाय 2.03। देखो, ईबीआईटी तक का हमारा इक्विटी ऑप्शन और डेट ऑप्शन दोनों सेम था, तो उनका ऑपरेटिंग लिवरेज भी सेम रहेगा। अब ईबीआईटी की बात, ईबीआईटी 38.75 डिवाइड बाय हमारा ईबीटी 30.75, तो हमें हमारा मिल जाएगा फिनेंशियल लिवरेज 1.26। हमारा कंबाइंड लिवरेज मिलेगा 2.03 इंटू 1.26, 2.56 हमें हमारा कंबाइंड लिवरेज भी मिल गया। डन। तो कंप्यूट ईपीएस अंडर ईच फिनेंशियल ऑप्शन, बाद में एफएलसीएल और कंबाइंड लिवरेज एफएल ओएलसीएल हमने तीनों गिन लिया है। अब रिकमेंडेशन के लिए है ना, मैं बुक के अंदर से वो पूरा का पूरा पोर्शन निकाल कर दे देता हूं आपको। 1 मिनट इंतजार करना। रिकमेंडेशन है ना, मैं अब पूरा का पूरा पोर्शन वहां से निकाल देता हूं। मैंने ओपन ही रखा है एमटीपी, तो मैं मेहनत क्यों करूं ज्यादा। कौन सा है हमारा? क्वेश्चन नंबर 56, चैप्टर 2, क्वेश्चन नंबर 56। और लिखा है रिकमेंडेशन, रिक्वायरमेंट नंबर 4, रिक्वायरमेंट नंबर 4, रिक्वायरमेंट नंबर 4 एंड स्टार्ट होता है रिकमेंड। डन। इसको गिव मी 1 सेकेंड। ओके, मैंने ये भी इसमें रिक्वायरमेंट डाल दी है, चैप्टर 2 क्वेश्चन नंबर 56, जिसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। अलाउ द पेस्ट, मैं यहाँ पे इसको ऐसे ही रहने देता हूँ। ये सही है। तो कोई बात नहीं। ओके, डन। तो इस क्वेश्चन में जो हमारी रिक्वायरमेंट है, ये रिक्वायरमेंट हमने यहाँ पे बना दी है। डेट फाइनेंसिंग रिजल्ट इन अ हायर ईपीएस ऑफ रुपीज 21.525 एंड ऑफर अ बेटर रिटर्न टू द शेयर होल्डर। ओके, जो डेट ऑप्शन है हमारा, वो एक बेटर हमें हमारे इक्विटी शेयर होल्डर को ऑप्शन दे रहा है। थ्रू फिनेंशियल रिस्क इंक्रीज लाइटली, आप फिनेंशियल रिस्क देखोगे तो वो इंक्रीज हुआ है लाइटली, 1.50 से 1.26 हो गया है। ठीक है,
हाँ, आपको इससे कंपेयर करना है। इससे तो ये स्लाइटली इंक्रीज हो गया है। थ्रू द फाइनेंशियल रिस्क इंक्रीज स्लाइट द लिवरेज रेशियो रिमेन विद इन द मैनेजेबल लिमिट्स। बट जो हमारा लिवरेज का रेशियो है वो मैनेजेबल लिमिट के अंदर ही है, कि हम मैनेज कर सकते हैं। समझो 1.33 आपका है ना, ओरिजिनल के अंदर था, और 1.26 है, मतलब इससे तो ज्यादा नहीं है, इससे तो कम ही है, मतलब कि हमारा मैनेजेबल के अंदर अंदर है, हम मैनेज कर पाएंगे। देयरफॉर इफ द कंपनी इज कॉन्फिडेंट इन द एबिलिटी टू जनरेट अ स्टेबल कैश फ्लो, डेट फिनेंसिंग इज बेटर ऑप्शन है। डेट फिनेंसिंग, अगर कंपनी को कॉन्फिडेंस है वो जनरेट कर सकती है सेल, तो हम फिनेंशियल प्लान से जाएंगे। डन। अब हमारे यहाँ पे हमारी चौथी रिक्वायरमेंट खत्म हो गई, ये खत्म हो गया। सिर्फ हमारा बैलेंस शीट का पोर्शन अब हमारा बाकी है, जिसको हम गिनेंगे। तो बैलेंस शीट गिनने के लिए हमें बहुत सारी यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी है। तो बैलेंस शीट एट द ईयर 2025 बैलेंस शीट हमारी बनती है लाइबिलिटीज। हमें यहाँ टी टाइप बैलेंस शीट बनानी रहेगी हर केस के अंदर, ठीक है। हमें यहाँ पे कंपनीज एक्ट का जो कंपनीज एक्ट का जो स्केड्यूल 3 है ना, वो बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं बैलेंस शीट बनाना। तो सबसे पहले हम सारी चीजें जो क्वेश्चन के अंदर दिए वो लिख देते हैं। तो क्वेश्चन के अंदर हमें सबसे पहले दिया है इक्विटी शेयर कैपिटल 10 लाख का। तो इक्विटी शेयर कैपिटल 10 लाख, यहाँ पे भी एल स्टैंड्स फॉर लाख ही रहेगा, हर जगह वो रहेगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है रिटेन अर्निंग 10 लाख रुपीस की। तो हम लिखेंगे रिटेन अर्निंग 10 लाख रुपीस की। 12% के डिबेंचर है 416667 के, तो 12% के डिबेंचर 41.67। डन। बाद में ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया। एफएल का भी यूज नहीं किया है, कंबाइंड लेवरेज का यूज नहीं किया है। वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल आपकी करंट लाइबिलिटी है, तो ये आएगी यहाँ पे करंट लाइबिलिटी 20 लाख रुपीस। ओके, ठीक है। हमें एक दिया है फिक्स असेट टर्नओवर रेशियो, फिक्स असेट टर्नओवर रेशियो हमें दिया है 3। तो वो यहाँ पे लिख लेते हैं फिक्स असेट टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू 3। ओके, डन। फिक्स असेट टर्नओवर रेशियो हमारे पास है, और इसका फॉर्मूला हमारा क्या होगा, सेल डिवाइड बाय फिक्स असेट। ये होगा हमारा टर्नओवर डिवाइड बाय फिक्स असेट इज इक्वल टू 3। टर्नओवर हमारा करंट केस के अंदर है 125 लाख, तो यहाँ पे हम लिखेंगे टर्नओवर 125 लाख। फिक्स असेट हमें ढूंढना है इज इक्वल टू 3, तो फिक्स असेट इज इक्वल टू 125 डिवाइड बाय 3, ये हमारा हो जाएगा 41.67। हमारा फिक्स असेट हमें मिला 41.67। देन उसके बाद ये हमारा आ गया फिक्स असेट। तो हमारा फिक्स असेट टर्नओवर करंट रेशियो दिया है 2, तो यहाँ पे साइड में हम ले लेते हैं इसको। करंट रेशियो हमें दिया है 2, और करंट रेशियो का फॉर्मूला हमारा होगा करंट असेट डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटीज। करंट असेट्स डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटीज, ये हमारे करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है इज इक्वल टू 2। करंट असेट मुझे मेरे पास नहीं है, बट करंट लाइबिलिटी जो हमारी वर्किंग कैपिटल है, जिसे हमने नाम दिया है करंट लाइबिलिटी, वो है 20 लाख रुपीस की, इज इक्वल टू 2। तो हमारा करंट असेट हो जाएगा 40 लाख का, ये हमारा हो जाएगा 40 लाख का, ये हमारा हो गया करंट असेट। और आप इसका टोटल जब करेंगे तो ये हो जाएगा 81.67, 2 3 4 4 4 81.67। आपका जो टोटल है वो भी यहाँ पे मैच हो गया। डन। तो आपका बैलेंस शीट का पोर्शन भी कंप्लीट हो गया है। ओके, डन।
और इसी के ही साथ आपका क्वेश्चन नंबर 56 भी खत्म होता है। अब एक 5 मिनट का, मैं 5 नहीं बट 1 8 30 मिनट्स जैसा हो चुका है। एक मैं 3 या 4 मिनट का ब्रेक लेता हूँ क्योंकि मेरा गला अब बहुत ज़्यादा ही सूखने लगा है। डन। उसके बाद हम क्वेश्चन 57 इसके बाद हम करेंगे। ओके। हेलो। ओके। अब स्टार्ट करते हैं हम हमारा क्वेश्चन नंबर 57। और इसके बाद हम है ना एक क्वेश्चन नंबर 59 भी आपको गिराएंगे। 99% अगर हो सकेगा ना तो यहाँ पे एक क्वेश्चन नंबर 58 आएगा, वो होगा आपका सजेस्टेड आंसर सितंबर 25 का। और एक क्वेश्चन 59 आपका आएगा, आपका MTP 1 का सीरीज जेन 26 का हो चुका है। तो यहाँ पे हम MTP जेन 26 रहने दो, ऐसा करते हैं मैं पूरी की पूरी RTP और MTP है ना, दोनों का एक इंडिविजुअल है ना लेक्चर ले लूंगा, तो वहां से आपका कवर हो जाएगा। ठीक है। अभी हम बढ़ते क्वेश्चन 57 की तरफ। एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड का डेटा दिया, टू मिड साइज कंपनी ऑपरेटिंग इन द सेम कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री। दोनों एक्स एंड वाई सेम कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री में है। कंपनी है वो रिसेंटली अंडरगोन अ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस रिव्यू टू असेस देयर ऑपरेशन एफिशिएंसी, कॉस्ट स्ट्रक्चर, ओवरऑल फाइनेंशियल रिस्क। यू एज अ फाइनेंशियल एनालिस्ट हैव बीन प्रोवाइडेड सिलेक्टिव। ओके डन। पूरी लाइन बेकार है, किसी काम की नहीं है, सिर्फ यहाँ पे इन ये पूरी लाइन आप समझ लो अभी बेकार ही है।
किसी काम की नहीं है। द मैनेजमेंट ऑफ एक्स लिमिटेड हैज डिस्क्लोज दैट कंपनी इज करंटली ऑपरेटिंग विद इन एमओएस 0.1667 इन कॉन्ट्रैक्ट्स वाई लिमिटेड हैज एमओएस इज ट्वाइस एज हाई एज द एक्स लिमिटेड। ओके, तो सबसे पहले हमें जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं ना वो अब इसमें लिखना स्टार्ट करते हैं। एक्स लिमिटेड, वाई लिमिटेड, ये है क्वेश्चन 57। सबसे पहला एमओएस है, एमओएस है कंपनी का 0.1667 और वाई लिमिटेड का है एमओएस ट्वाइस देन एक्स लिमिटेड। तो ये है 2x मतलब 2 इंटू 0.1667 इज इक्वल टू। ओके, बोथ कंपनी मेंटेन एफएल 3, बोथ कंपनी ने मेंटेन करके रखा है अपना फिनेंशियल लिवरेज 3, फिनेंशियल लिवरेज दोनों कंपनी का है 3। ओके, their variable cost ratio is 60% of X limited and 50% of Y limited. Variable cost ratio, okay, इसका 60% है, इसका 50% है। Done. In terms of financial costing, X limited incur an annual interest expense of rupees 30 lakh. तो जो हमारा X limited है वो annual interest expense कितना 30,000 incur करता है, 30,000। Y लिमिटेड इंकर करता है, हावेवर इंकर इंटरेस्ट कोस्ट इज 300% हायर देन एक्स लिमिटेड। तो 30,000 इंटू 300%, इतना हायर वो इंक्रीज करता है। ठीक है, उसके बाद हमारे सम में लिखा है 1 सेकेंड, इंटरेस्ट कोस्ट हायर देन एक्स लिमिटेड, मतलब इसका मतलब क्या होगा, 30,000 वो 300% करता है, हायर देन मतलब कि इससे हायर है, मतलब प्लस होगा यहाँ पे। ओके, अगर उसने इतना बोला होता है 300% है, जैसे कि यहाँ पे बोला था ट्वाइस, उसने वहां पे बोला 300 टाइम्स है, तो हम यहाँ पे इंटू 300% ही करते। बट इससे क्या बोला है हायर देन, मतलब कि इसका मतलब क्या हुआ, 30,000 तो है ही, उसके अलावा एडिशनली 30,000 का 300% भी है। और इसको मुझे ऐसे डायरेक्ट लिखना हो तो 30,000 हमारा हो जाएगा कॉमन फैक्टर, 30,000 प्लस 300%। देन देन इंटरेस्ट एक्सपेंस मिल गया हमें। बोथ द कंपनी आर सब्जेक्ट टू कॉर्पोरेट टैक्स रेट 30%, इनकम टैक्स 30%, 30%। डन, विच अफेक्ट देन नेट प्रॉफिटेबिलिटी आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, वो तो सब ठीक है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट फॉर बोथ द कंपनी, आइडेंटिफाई द कंपनी विच इज बेटर प्लेस ऑन द रीजन विद लिवरेज। ओके डन, ये यहाँ पे खत्म हुआ। अब आप चाहो ना तो इस सम को आप खुद गिन सकते हो। ये हो गया 0.3334 और ये हमारा हो जाएगा 1,20,000। हमारा ओएल हमें मिल जाएगा ऑपरेटिंग लिवरेज 1 डिवाइड बाय एमओएस 1 डिवाइड बाय 0.1667 करेंगे तो हमें हमारा एमओएस फर्स्ट का ऑपरेटिंग लिवरेज मिलेगा अराउंड 6। फर्स्ट का हमें हमारा ऑपरेटिंग लिवरेज मिलेगा 6 और सेकेंड का ऑपरेटिंग लिवरेज हमें मिलेगा 1 डिवाइड बाय 0.334, वो मिलेगा 2.99, मतलब कि अराउंड 3 उसका हमारा ऑपरेटिंग लिवरेज रहेगा। डन, अब क्या है, आपको इनकम स्टेटमेंट बनाना है। आपके पास फिनेंशियल लिवरेज है, ऑपरेटिंग लिवरेज है, एमओएस आपको दे दिया है, अरे एमओएस का आपका मैंने यहाँ पे ढूंढ दिया है, इंटरेस्ट दे दिया है आपको। तो आप क्या करोगे, 30,000 और 1,20,000 है, एफ एल इज इक्वल टू ईबीआईटी डिवाइड बाई ईबीआईटी माइनस ईबीटी, अरे हाँ ईबीटी माइनस इंटरेस्ट, ईबीआईटी माइनस ईबीआईटी, इंटरेस्ट रखोगे 30,000, एफ एल आपका है 3, तो आपको मिल जाएगा। इजी सम है, ना पाए तो बताना, बाकी हमने एक ऐसा सम है ना ऑलरेडी करके ही रखा था। ठीक है, मैंने सिर्फ है ना यहाँ पे जो है ना ये डिकोड करने वाला काम था, उसके लिए ही मैंने बोला था, एक ये वाला डिकोडिंग था और एक ये वाला डिकोडिंग था। इस वाले डिकोडिंग में हमें लिखा था, क्या लिखा था, 2 टाइम्स वाई लिमिटेड एज अ मार्जिन ऑफ सेफ्टी ट्वाइस। यहाँ पे 100 टाइम्स 300 टाइम्स लिख दिया होता तो ठीक होता, या 300% लिख दिया होता तो भी ठीक था, बट यहाँ पे हायर देन लिखा था, तो हायर देन का मतलब होता है प्लस करना। ठीक है, ओएल मिल गया, एफएल आपको मिल जाएगा, ऑपरेटिंग लिवरेज मिल जाएगा। डन, पूरा सम इजी है। एक मुझे 1 मिनट दो।
आपका आरटीपी एमटीपी अभी आ गया है कि नहीं आ गया है पता नहीं, आपका आरटीपी आ गया है और आरटीपी के अंदर टेबल वेबल है, तो गिव मी अ मिनट। आरटीपी में एक सेकंड एक नज़र मार लेता हूँ। बैलेंस शीट दिया है, इनकम स्टेटमेंट दे दिया है, डिटरमाइन डीओएल एफएल, ये आप खुद करना, ठीक है? ये आप खुद करना, बहुत ईज़ी सम है, ईज़ी पीज़ी सम है, ये आप खुद करना। और इसी के ही साथ हमारा चैप्टर नंबर 2 लिवरेज खत्म हो गया है। अब बात कर देते हैं क्या अभी तक हमारा खत्म हो गया। आज 31 अक्टूबर है। हमने चैप्टर नंबर 1 ईबीआईटी, ईपीएस, एमपीएस एनालिसिस गिन लिया है, उसको हमने बहुत शॉर्ट में कंप्लीट किया था। उसका रीजन था चैप्टर 2 के अंदर हमने बहुत सारे इनकम स्टेटमेंट किए, मतलब कि जहाँ पे वहाँ पे चैप्टर 1 के अंदर जैसे इनकम स्टेटमेंट नहीं आते, उससे भी हार्ड इनकम स्टेटमेंट हमने यहाँ पे कर ली है। ओके, चैप्टर 1 का कोई भी डाउट हो, इंस्टाग्राम का हैंडल आपको दे दिया है, फ्री टू आस्क, कभी भी आप उस पर मैसेज कर सकते हो। 36 टू 48 आवर्स के अंदर अंदर हम वहाँ पे आपको रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। हो सकेगा तो हम एक वीडियो भी बना के आपको भेज देंगे। अगर कोई सम इजी नहीं है तो हम आपको वीडियो भी बना के दे देंगे, ठीक है? टेलीग्राम ग्रुप आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप से आपको लेटेस्ट अपडेट इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। वहाँ पे मैं अपना गूगल ड्राइव चैप्टर 2 के अभी तक नोट्स वहाँ पे अपलोड नहीं हुए, तो चैप्टर 2 के नोट्स सारे के सारे अपलोड कर देता हूँ और पूरा का पूरा गूगल ड्राइव का लिंक आपको मैं वहाँ पे प्रोवाइड कर देता हूँ, ठीक है? तो ये आपका हो गया नोट्स का डाउट क्लियर, चैप्टर 1 का डाउट क्लियर। चैप्टर 2 भी सेम, लिवरेज में हमने पॉसिबल हर सम गिने ए टू जेड। हमने यहाँ पे 30 प्लस आप गिनोगे ना, आई थिंक सो 30 प्लस सम हमने यहाँ पे गिन लिए होंगे अभी तक में, ठीक है? अब ये 30 प्लस सम गिने हैं और 27 जैसे सम आपको 20 अराउंड अराउंड 20 टू 25 सम आपको होमवर्क में दिए और 30 टू 35 क्वेश्चन हमने यहाँ पे ही गिने। तो अब क्या करोगे? अब आपको सिर्फ सिंपल एक ही चीज करना है, जितने भी सम आपके बाकी है उसकी प्रैक्टिस करो। आगे सैटरडे और संडे 2 दिन है, 2 दिन छुट्टी है हमारी, अरे फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन का हमारा ब्रेक है। आई थिंक सो मंडे हमारा लेक्चर नहीं अपलोड होगा। मंडे लेक्चर क्यों नहीं अपलोड होगा? मंडे है आपका 3 नवंबर, तो जिसने ग्रुप 1 दिया होगा उसका रिजल्ट डेट है, तो उस दिन वुड भी अगर नेगेटिव रिजल्ट या पॉजिटिव रिजल्ट जो भी केस होगा, नेगेटिव रिजल्ट आएगा तो आप थोड़े अ, उस जोन में चले जाओगे कि इतनी प्रैक्टिस की ये सब वो सब, तो उस जोन में आप चले जाओगे, तो पॉसिबल नहीं होगा कि आप लेक्चर देखोगे। और अगर पॉजिटिव रिजल्ट आया आपका, इफ अगर आपका पॉजिटिव रिजल्ट आया तो क्या सीन होगा? तो एक ही सीन होगा, आप उस दिन पूरा दिन हैप्पी और एंजॉय करोगे, और हैप्पी और एंजॉय करोगे तो सीन क्या होगा? तब भी आप हमारा लेक्चर नहीं देखोगे, ठीक है? अब बेस्ड करता है कि मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ कि नहीं करता हूँ 3 नवंबर के लिए अभी लेक्चर। बट अब हमारे जो भी लेक्चर होंगे, मैं आई गेस हम 2 आवर तक के लेक्चर कंप्लीट करेंगे। अभी हमारा हम हाँ 2 आवर तक अब करेंगे, 2 आवर 15 मिनट 20 मिनट्स तक के अब हमारे सारे लेक्चर रहेंगे। तो बी प्रिपेयर, क्योंकि अब हमारा है ना जो चैप्टर चालू हो गया, अब जो भी चैप्टर चालू हो गए वो सारे चैप्टर वर्थ इक्वल रखते हैं। पहले 2 चैप्टर कंबाइन में भी पूछ लेते हैं। लिवरेज के साथ इनकम स्टेटमेंट आपने देखा, लिवरेज प्लस इनकम स्टेटमेंट पूछ के आपको 10 मार्क्स का एक सीधा सम दे सकते हैं, या 8 मार्क्स का आपको एक सम दे सकते हैं। तो पहला और दूसरा चैप्टर है ना एक दूसरे से कनेक्टेड चैप्टर है, इसलिए हम 1.5 घंटे के लेक्चर लेते रहे। बट अब आपका फोकस मुझे ज़्यादा चाहिए आगे के चैप्टर्स में। रीज़न बीइंग सीधा है, अब के जो चैप्टर आएंगे वो लेंथी है, थोड़े थोड़े छोटे भी चैप्टर है, कुछ लेंथी भी है। लेंथी चैप्टर मुझे लगते हैं 2 ही है, रेशियो एनालिसिस, इन्वेस्टमेंट डिसीजन और एक कॉस्ट ऑफ कैपिटल, आप इंक्लूड कर लो। ये 3 आपके लेंथी चैप्टर रहेंगे सबसे ज़्यादा। बाकी सारे चैप्टर का आप समझ लो कि ऑन एन एवरेज 5 मार्क्स का क्वेश्चन, 5 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन ऑन एन एवरेज आता ही रहता है। और ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इन्वेस्टमेंट डिसीजन और रेशियो एनालिसिस का 5 मार्क्स का क्वेश्चन 1 के अंदर कंपलसरी हर अटेम्प्ट में देखा गया है। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन की और कॉस्ट ऑफ कैपिटल की, तो ये 10 मार्क्स में इनके प्रैक्टिकल भी पूछे जा सकते हैं। तो आप यहाँ से अपना फोकस डबल कर लेना अभी तक। अब हमारे पास नवंबर और दिसंबर 2 मंथ है, दिवाली भी चली गई है, अब हमारा कोई भी वेकेशन आएगा नहीं, क्रिसमस का कोई वेकेशन आपको मिलेगा नहीं, ठीक है? क्योंकि क्रिसमस हमारे अंदर मनाया जाता नहीं है, ठीक है? और क्रिसमस का वेकेशन किसी को चाहिए तो बोलना, हम देंगे आपको बहुत बढ़िया वाला वेकेशन विथ होमवर्क, ठीक है? और एमटीपी आरटीपी सारी रिलीज हो चुकी है। एमटीपी रिलीज हुई है कि नहीं हुई है मुझे अभी पता नहीं है, बट आरटीपी की मैं अपना पूरा का पूरा सॉल्यूशन आपके लिए लेके आऊंगा जल्दी ही, अगले कुछ दिनों के अंदर, मतलब कि दिसंबर से पहले पहले उसका सॉल्यूशन आएगा। एंड
और कुछ बाकी है? डाउट आ गया? 3 नवंबर का लेक्चर वुड बी कैंसल है, वुड बी कैंसिल नहीं है, डिपेंड करता है क्या रिजल्ट आता है। सुनने में आया है कि जो 3 नवंबर का रिजल्ट है अराउंड अराउंड ग्रुप इंडिविजुअल ग्रुप अराउंड अराउंड 50% के आसपास खुलेगा और बोथ ग्रुप अराउंड अराउंड 70% के आसपास आएगा। ठीक है, और मैं होप करता हूं कि आप लोगों ने अगर ग्रुप 1 दिया है या बोथ ग्रुप दिया है तो आप लोग निकल जाओ, तो आपको फाइनल की ओर आपको बढ़ना पड़ेगा। इसके बाद हम लोग है ना एक 16 डे की स्ट्रेटेजी 1 नवंबर या 2 नवंबर के आसपास हम एक 16 डे की स्ट्रेटेजी का वीडियो अपलोड करेंगे। अगर आपका कोई भी फ्रेंड अगर वुड बी नेगेटिव रिजल्ट आता है या फिर उसका जैन 26 में अटेम्प्ट है मतलब कि फर्स्ट टाइम ही एग्जाम दे रहा है या उसका रिजल्ट नेगेटिव आता है और 16 डे में उसका स्ट्रेटेजी कैसे करे, उसके लिए हम स्ट्रेटेजी पे वर्क कर रहे हैं। उसमें 1 रिवीजन है और एक टेस्ट सीरीज आप दोगे तो डन थॉट। ओके, और कोई क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स खुला है, जेन्युइन कमेंट आप कर सकते हो वहां पे, इनअप्रोप्रिएट कमेंट मत करना। इंस्टाग्राम अकाउंट मैंने आपको दे के रखा है, गो टू माय इंस्टाग्राम अकाउंट और वहां से आपको कोई क्वेरी हो तो वहां पे डाल दो, मैं वहां पे सोल्व करूंगा। टेलीग्राम ग्रुप, वहां पे आपको हर चीज नोट्स के लिए और हर यूट्यूब चैनल के हर यूट्यूब वीडियो के लिए आपको अपडेटेड करते रहेंगे। तो यहाँ पे हम हमारा लेक्चर कंप्लीट करते हैं और लेक्चर कंप्लीट करने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब इस वीडियो को करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, आप सब्सक्राइब करना। हमारी मंथली ऑडियंस 110 हो चुकी है, मैं अभी देख रहा था 22 सब्सक्राइबर है राइट नाउ और हमारी मंथली ऑडियंस 110 हो चुकी है। मतलब कि यार 110 जन सब्सक्राइब कर सकते थे जहां तक मुझे पता है। मंथली ऑडियंस का मीनिंग होता है ये सारे इंडिविजुअल की बात हो रही है, ठीक है। और हमारे 22 सब्सक्राइबर हो गए हैं। जो भी लोग लेक्चर नहीं देख रहे लेक्चर देखो यार, सब्सक्राइब करने से सब्सक्राइब कर लोगे तो आपके अंदर मेरा ये जो नॉलेज दे रहा हूँ वो नहीं आ जाएगा, ठीक है। लाइक से सब्सक्राइब करो, मिलते हैं अगले नए चैप्टर की तरफ। तब तक के लिए बाय, गुड बाय, सी यू सून, मिलते हैं बाद में।